गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. माझं नाव ऋषभ दिनेश मिश्रा आहे. पहिले एक सांगा, सगळ्यांना इथं हिंदी चालेल का? बोललं तर चालेल ना? कळेल ना सगळ्यांना? ठीक आहे. तर पर्टिक्युलरली माझं इंट्रोडक्शन देऊन देतो की मी 4-5 वर्षापासून UPSC साठी प्रिपेअर करतोय. 2020 आणि 2022 मध्ये मी मेन्स दिली आहे UPSC ची. कारण की 2024 मध्ये माझं प्रिलिम्स नाही झालंय, तर आता 1 वर्ष गॅप आहे. कारण UPSC 1 वर्षापर्यंत कोणतीच एक्झाम घेत नाही. तर टीचिंग वगैरे मध्ये बघतोय. आणि मी टार्गेट UPSC पुण्यामध्ये आणि प्रयास इन्स्टिट्यूट मध्ये काम केलंय. तर स्टार्टिंग मेनली UPSC मध्ये जनरल अवेअरनेसचा खूप इम्पॉर्टन्स असतो. आणि इकॉनॉमी रिलेटेड बराचसा पार्ट बँकिंग मध्ये आहे, जसा तुम्हालाही माहितच असेल. तर पण माझे मित्र आहेत काही, म्हणजे आता सध्याच एक RRB PO लागलाय आणि एक IBPS PO लागलाय. तर त्यांना प्रत्येकाला विचारायचं मी की बा, तुमचं काय प्रिपरेशन म्हणजे होत काय, म्हणजे 4-5 वर्षापासून निघत का पण नाही आहे. कारण प्रत्येकाचे प्रिलिम्स निघत होता, पण मेन्स मध्ये अटकल होते कुठे ना कुठे ते. तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की बा, मेन्स जे आहे ते होलिस्टिकली डिफरंट आहे. म्हटलं होलिस्टिकली डिफरंट म्हणजे नेमकं काय? म्हणजे जनरल अवेअरनेस असतो, इंग्लिश असतो, ज्याचं 40-40 मार्काचे क्वेश्चन्स असतात. त्यांचे ते कुठेतरी निघत नव्हते. तर मेनली मला यावेळेस, जसं वेळ आहे 1 वर्ष UPSC प्रिपरेशनला आणि पुढच्या एक्झामला, तर मी थोडा सर्च केला की बा नेमका इश्यू काय आहे. तर फर्स्ट कन्फ्युजन हे असतो जेव्हा आपण IBPS साठी प्रिपेअर करतो, किंवा हाऊ टू प्रिपेअर जनरल इकॉनॉमी बँकिंग अवेअरनेस स्मार्टली. त्या स्मार्टलीचा खूप इम्पॉर्टन्स आहे. जसं मी स्टार्टिंगला तुम्हाला माझी एक स्टोरी सांगतो की मी स्टार्टिंगला जेव्हा UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट केला होता 2018-19 मध्ये, तेव्हा माझ्या म्हणजे घराकडलाच एक दादा होता. तो पण UPSC साठी प्रिपेअर करत होता. तो IFS साठी प्रिपेअर करत होता. मी त्याला विचारलं, कारण तो 1-2 वर्षापासून प्रिपेअर करत होता, किंवा स्टार्टिंगला कोणते बुक्स वाचायचे. मे बी काही लोकांना माहित असेल इथं की NCERT सजेस्ट करतात की NCERT वाचायला हवे. तर मी त्यांना विचारलं, तर ते म्हणाले की मैं हिंदी पे आता, मैं मराठी फ्लो में नहीं जाएगा. तो वो बोले थर्ड स्टैंडर्ड से बुक पढ़, बोले 12th तक. मैंने बोला स्टेट बोर्ड या NCERT? वो बोले स्टेट बोर्ड ही पढ़. फिर मैंने स्टार्टिंग से स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़ी. मुझे पता चला कि मतलब वो इतने जेन्युइन नहीं थे एफर्ट्स. फिर अभी मैं उनके पैर भी नहीं पड़ता हूँ. एज में बढ़ रहा है. पर फिर अभी बाद में फिर 1 साल वो मतलब कैसे हो जाता है, समझो आपने थर्ड स्टैंडर्ड की बुक ली है, फिर आप फोर्थ की लोगे, फिफ्थ की लोगे, सिक्स की लोगे. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, किस अप्रोच में पढ़ना है किसी को कुछ नहीं पता होता है. मैं पढ़ रहा हूँ, वन लाइन में पढ़ रहा हूँ. वन लाइन मतलब, देखो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको एक अप्रोच देने वाला हूँ कि ये जो पढ़ाई है पर्टिकुलरली बैंकिंग अवेयरनेस की, या फिर ये कैसे अप्रोच करके रखना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, मेरे जो वो भैया थे उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं दिया ठीक से, तो उसमें मेरे 4-5 महीने कब चले गए मुझे पता भी नहीं चला, और मुझे हैंडली भी कुछ मिला नहीं एट दी एंड. तो पर्टिकुलरली क्या हो गया है, अब देखो कि स्मार्टली मतलब कैसे बोल रहा हूँ. ये पर्टिकुलर पिक्चर सिंबल करता है कि कंफ्यूजन बहुत है जनरल अवेयरनेस का. हम्म. तो मेंस का सिलेबस शायद बहुत लोगों को पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ. तो देखिए, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का है और उसके 40 क्वेश्चन आएंगे. 35 मिनट्स है उसके लिए अप्रोच करने के लिए उस सब्जेक्ट को. आपको चेयर्स नहीं है क्या? ठीक है, तो फिर सिलेबस ऐसा है मेंस का कि 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 मार्क्स के लिए है, और 35 मिनट्स है. कोई यहाँ पे गेस कर सकता है? मुझे लगता है यहाँ पे किसी ना किसी ने तो IBPS का PO या क्लर्क का एग्जाम दिया होगा. कट ऑफ कितना गया होगा 2023 का जनरल अवेयरनेस का? हाँ मेंस. किसी को पता है क्या? 10-12? और कोई गेस करना जाएगा? तुक्के मारे तो चलेगा. अरे तुक्के मारो यार, बताओ कितना लगता है, 40 में से कितना गया हो? अरे
तुक्का तो मार सकते हैं, 40 में से आपने एग्जाम बाकी के तो दिए हो गए, अभी आप ग्रेजुएट हो गए शायद, 12th हुआ होगा, तो तुक्के तो मारे हो गए। 25। और कोई सेक्शनल कट ऑफ बोल रहा हूँ। हाँ, 4-5 इसमें होगा। ये बंदा है तो ये है आईबीपीएस पीओ मेंस का कट ऑफ है 63 मार्क्स, 250 225 आउट ऑफ है 63। हाँ, मैं आगे जाके बताऊंगा कि कितना बड़ा झोल है इस चीज में। 63 2023 का है। और जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 3.5 मार्क है। मतलब मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, आपका थोड़ा अच्छा होगा, तो 10% भी नहीं है ना, तो 3.5 मार्क्स है। और थोड़ा रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 1.5 मार्क्स है। यहाँ पे कुछ परसेंटेज लड़के हो गए, लड़के लड़के हो गए जिनका SC ST NT वगैरह होगा, उनके लिए सिर्फ 1.5 मार्क कट ऑफ था, वो भी बहुतों का नहीं हुआ है। अब ऐसा लग सकता है कि सर जो बता रहे हैं वो झूठ है या फिर एक साल 2023 का में भी कट ऑफ ज्यादा कम गया होगा। एक साल का ऐसा हो सकता है। एक खान बार जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है वो बहुत हार्ड आया है भाई, इसलिए मे बी कट ऑफ कम गया है। तो मेरे पास 5 साल का डाटा है, पर मैंने इसमें डाला नहीं क्योंकि स्लाइड बढ़ जाएगी और उसमें फायदा नहीं होगा। तो ये 2022 का है, इसका 71 कट ऑफ गया था, 71.25 ओपन कास्ट का, बाकी होगा थोड़ा कम कम कम। और ये 4.5 मार्क, मतलब मोर और लेस 11-12% या 15% बोल सकते हैं। क्या लगता है इतना सेक्शनल कट ऑफ कितना इतना कम क्यों जा रहा है? कुछ कारण तो होगा ही, बेसिकली हर चीज के लिए कारण होता है। क्या है? 2 साल से 1 साल ठीक है, 5 साल से यही लेवल है। अच्छा, 5 साल भी लेवल हार्ड है, ओके ठीक है, एक कंसिडर करते हैं कि 5 साल में भी लेवल हार्ड है ये। मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैंने 5 साल के प्रीवियस कट ऑफ देखे, 10 मार्क के ऊपर। मैंने नहीं देखा कि 10 मार्क के ऊपर गया है करके कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ बोल रहा हूँ मैं, ओवरऑल कट ऑफ में 10 मार्क के ऊपर नहीं गया है। कोई रीजन बता सकेगा क्या? और कोई भी, अरे इंटरेक्टिव रखो सेशन, क्योंकि बोरिंग हो जाएगा। मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे हर बैठे आदमी को समझेगा, पर अगर वो उतना ओपन माइंडेड रहेगा तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखो, कुछ भी बोलो चलता है। मेरा भी नॉलेज इतना नहीं है, 2 बार फेल हुआ हूँ मैं भी मेंस में, बोल सकते हो आप। वैल्यू नहीं देते, ओके हाँ पॉइंट है। और क्या लगता है? मैं अब डायरेक्ट उठाना मतलब पूछना चालू करेगा सब पर्सन को, अगर आप कोई बोलेगा तो आप बता सकते हो, कुछ भी कारण बताइए चलता है। अच्छा ठीक है, फर्स्ट डे मेरा मे बी आप इससे इंटरेक्टिव नहीं हो गए। तो ये 2023 का है। ये 2022 का मैंने जैसे बताया, और ये सेक्शनल कट ऑफ है। ये मिस्टेक्स है जो मुझे लगता है ज्यादातर मामलों में हुआ है। एक सिंसियर एस्पिरेंट क्या करता है, उसके दोस्त होते हैं लाइब्रेरी में, तो वो बताते हैं कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो उनका एक मैंने बेसिक फॉर्मूला देखा है कि कैसे अप्रोच करते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो मैगजीन पढ़ रहा है। सिंसियर एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ, नॉन सिंसियर की बात करेंगे। मेरे बहुत फेवरेट है नॉन सिंसियर, तो पहले सिंसियर की बात करते थे। तो रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो मैगजीन पढ़ रहा है, और वो यूट्यूब पे 2-3 करंट अफेयर के चैनल भी फॉलो करके रखे हैं। पर हाँ, पर देखिए, 1-2 करंट अफेयर के चैनल भी फॉलो करके रखा है उन्होंने, तो ये सब चीजें कर रहे हैं। हाँ, तो कंसोलिडेट कुछ भी नहीं हो रहा है ना यार। मतलब मैं ऐसा बता देता हूँ कि कोई फैक्ट आपने अगर एक बार पढ़ा है ना, तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पे शायद से सबने चांदनी चौक पे चाइना मूवी देखा ही होगा। वो 10 बार 10,000 बार प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर 3-4 बार तो पढ़ना पड़ेगा एक ही जगह से। अगर आप 2-3 जगह से एक ही चीज पढ़ोगे, मतलब एक फॉर इंफॉर्मेशन, रामायण बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखी गई है, हर एक इसमें अलग फैक्ट दिए है। किसी किसी फैक्ट में ऐसा मतलब किसी किसी रामायण में ये भी बताया कि रावण की जो बेटी थी वो सीता थी करके, है ऐसा। साउथ की एक रामायण है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, फैक्चुअली मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है। तो रावण
की बेटी थी सीता, और ये सब उन्होंने एक नई स्टोरी रची है। तो अब तुमने जहाँ की रामायण पढ़ी है वहां का ही आपको पता होगा, और सबने यहाँ पे मुझे पता है कहाँ से पढ़ी है। रामानंद सागर की देखी होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो फिर सबका फैक्ट अलग हो गया है, ओके। तो फिर अब अगर तुमने दो चार जगह की रामायण पढ़ी है किसी ने, तो सपोजिटली मैंने दो चार जगह की पढ़ी है, तो एक जगह पे रावण की बेटी है सीता, और एक जगह पे कुछ और है। तो अब ये मैं कंसोलिडेट ही नहीं कर पाऊंगा ना, मेरे हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। और जब क्वेश्चन आएगा, अब आईबीपीएस उतनी तो मेच्योर है, मानना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी एग्जाम कंडक्ट कर रही है कि उसको पता है कि बच्चों को कैसे खिलाना है करके, उसका रोज का हो गया है। तो फिर देखिए, कंसोलिडेट कुछ भी नहीं होगा। कंसोलिडेट मतलब, मेरा भी इंग्लिश बहुत अच्छा था पहले, अच्छा था मतलब तुम सरकास्टिक वे में समझ जाओ। तो कंसोलिडेट मतलब कुछ गैदर नहीं होगा आपके हाथ में वो फैक्ट लेके। तो फिर बाद में मोनोटोनस रीडिंग। आपको क्या लगता है, आपको साउथ की मूवीज अभी क्यों अच्छी लगने लग गई है, या फिर बॉलीवुड कंटेंट अच्छा है? अच्छा, और कोई कंटेंट तो हॉलीवुड की मूवीज में भी अच्छा है, कंटेंट रीजन है, नो डाउट। हाँ, कंटेंट अच्छा है, और कोई बेटर स्टोरी लाइन अच्छा है। हाँ, फैक्ट्स। मेन रीजन बताओ क्या, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छी नहीं लगती थी पहले। इतना बोरिंग हो जाता था ना कि ऐसा लगता था क्यों पढ़ना है यार, मतलब एक एक लाइन में। बुक्स को पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है। मैं स्टार्टिंग में 2018-19 में जब पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो मैंने जैसे बताया स्टेट बोर्ड पहले पूरी पढ़ ली थी, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा था, पेपर भी सॉल्व नहीं हो रहे थे, कुछ याद नहीं रह रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही ढूंढना चालू किया कि चीजें क्यों गलत जा रही है वगैरह। तो क्या होता है, बुक्स लिखी जाती थी, लिखी जाती है मतलब लीनियर मैनर में, ऐसी। और आपको सबको पता होगा, समृद्धि महामार्ग पे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि रास्ता एकदम सीधा है, और स्पीड ब्रेकर कुछ भी नहीं है, ना साइन बोर्ड भी है, अभी अभी थोड़ा सा कर रहे हैं वो चीजों के लिए, पर सीधा रास्ता है। तो ये बुक्स भी सीधा रास्ता बन जाती है। या ऐसा पढ़ते हुए हम क्या पढ़ रहे हैं, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या समझा है वो आदमी सोचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचता, सिर्फ पढ़ना चालू है। और ब्रेन का सबसे अच्छा फंक्शन है उसको चीजें समझना अच्छी लगती है। अगर ब्रेन को कोई चीज समझ रही है तो उसको मजा आ जाएगा, उसको मूवीज समझ रही है, क्योंकि क्रिएटिव मेहनत वो मूवीज वालों ने किया है। वेब सीरीज मिर्जापुर मेरी बेस्ट फेवरेट है। तो वो क्यों है वो अलग चीज, पर उसमें यार बहुत अच्छे से कनेक्शन लगाया है, मैं थोड़ा रिलेट कर पाता हूँ एकदम। क्या बोलते हैं, मेली को आ जाता है सामने, फिर और मजा आता है कि अरे यही तो चाहिए था। तो फिर क्या हो गया, अब वो क्रिएटिव मेहनत उनकी है। पर जब आप बुक्स पढ़ते हो, या फिर मैगजीन पढ़ते हो, या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको मेहनत करना है। पर कैसे मेहनत करना है, जब आप एक लाइन पढ़ते हो ना, तब उसके पीछे सोचो, एक सेकंड रुको, भाई और हाउ लगाओ कि क्या बोलना चाहती हूँ बुक आपसे। जैसे मैंने आपको एक आधी लव स्टोरी बताया, सबको मजा आ जाएगा यार। मेरी पर्सनल में बताया तो और ही ज्यादा मजा आएगा, और ही ज्यादा मजा आ जाएगा। नहीं अभी नहीं, तो फिर बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा तुमको। पर क्या हो जाएगा, वो मेरी मेहनत है, मैंने पूरी स्टोरी लाइन में आपको समझाया है। पर जब बुक्स होती है ना, वो आपको स्टोरी वाइज मैनर में नहीं मिलती है। आपको परियों की कहानी तो है नहीं कि वो एकदम स्टोरी वाइज मैनर में जी होगी। तो आपको स्टोरी वाइज मैनर में पढ़ना है। स्टोरी वाइज मैनर में जब पढ़ सकोगे, जब आपने हर एक लाइन के पीछे सोचा है, जब आपकी मेहनत लगी है। टू बी फ्रैंक, हमारे घर वाले हमसे इसलिए ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो हमसे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम उनके हैं। तो जब आपका ब्रेन वहां पे प्रोडक्ट करेगा ना, वो बुक को पढ़ते समय, तब आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि बुक क्या बोलना चाहती है, और तब मजा आएगा। मैं ज्यादा बोर कर रहा हूँ तो बता देना, हाँ? तो मोनोटोनस रीडिंग मतलब, मेरा मेन मकसद ये है कि मोनोटोनस रीडिंग मत करो, कि भाई सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो पारायण नहीं है, वो शिव लीलामृत नहीं है कि बस एक लाइन में पढ़ना चालू किया और आखिरी दम तक। मतलब टू बी फ्रैंक, सब बोलते हैं कि भाई मंदिर के 100 प्रदक्षिणा निकालो तो भाई भगवान पाओ जाएंगे, नहीं पाओगे। जब तक मन से नहीं करोगे तब तक नहीं पाने वाले हैं। तो फिर इतना समझ लो कि भाई मन से करना है, ठीक है। तो मोनोटोनस रीडिंग है। स्टैटिक नॉलेज वीक है उनका। स्टैटिक नॉलेज वीक मतलब जैसे जो बैंकिंग रिलेटेड आरबीआई है, नाबार्ड है, एनएचबी है, उन्हें कुछ नहीं पता, वो बस पढ़ रहे हैं।
फ्लो में। आरबीआई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, आरबीआई क्यों जरूरी है अपने पर्टिकुलरली मतलब इकोनॉमी में, कुछ नहीं पता है। जब जोड़ के देखोगे ना तब एक नया मतलब मिलेगा आपको उस चीज का। बाद में स्टैटिक नॉलेज वीक होने की वजह से एक फाउंडेशन ही क्रिएट नहीं होता है। तुम सब बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मोस्टली, आईबीपीएस के लिए। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें फाउंडेशन ही नहीं पता कि बैंक वर्क कैसे कर रही है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बैंक के पास पैसा है ना, हमारा ही पैसा है, ठीक है, कभी ये ख्याल आया है कि उसका ऑपरेशनल कैसे चल रहा है? इतनी बड़ी बिल्डिंग है उसकी, ये जो हमने रेंट पे लिया है इसका भी अच्छा खासा पैसा आता होगा पंचोटी पे करके। तो बैंक इतनी बड़ी बिल्डिंग चला रही है, वो सब चीजें कर रही है, उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? अब कोई ऐसा दानवीर तो कोई बैठा नहीं है कि पूरा फंड लगा दे रहा है भाई चलने दो, वो कुछ ना कुछ कर रहे होगे। अब तुम्हें फाउंडेशन ही नहीं पता, आरबीआई कैसे वर्क कर रही है, सीआरआर कैसे होता है, एसएलआर क्या होता है, नाबार्ड क्या है, एनएचबी क्या है, कुछ भी नहीं पता है। उसके ऊपर तुम फैक्ट लगा रहे हो, एक फैक्ट समझो खोखली दीवार है, और उसके ऊपर तुम फैक्ट लगाए जा रहे हो कि भाई ये परसेंटेज से ये परसेंटेज हो गया, वो परसेंटेज से वो परसेंटेज हो गया। मैंने फॉर इंफॉर्मेशन यूपीएससी में इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक होता है जिसके अंदर बहुत सारी बॉडीज करना पड़ती है, मतलब वर्ल्ड बैंक से लेके तो हर कोई बॉडी करना पड़ती है। तो मैंने एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो मैं कम से कम 100 से 150 बॉडीज पढ़ के गया। अब ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि मैं फेंक रहा हूँ, पर मैं पढ़ के गया था। तो मैं 100 150 बॉडीज पढ़ के गया। मैंने बोला 5 क्वेश्चन आएंगे और फिर मेरे 2 मार्क के हिसाब से 10 मार्क हो जाएंगे और मैं सब लोगों से आगे निकल जाऊंगा, लोग नीचे रुक जाएंगे। पर क्या हुआ पता है, वो 150 बॉडीज जब मैं एग्जाम के प्रिपरेशन के प्रेशर में गया वो सब मिक्स हो गया, और वो मसाला भात मेरा कोई काम नहीं आया। कुछ भी काम में नहीं आया। मैं ऐसा गिल्ट फील कर रहा था कि भाई 150 बॉडीज करने के लिए मैंने इतने घंटे दिए, उससे अच्छा अगर मैं कोई कंसेप्चुअल क्लियरिटी लेके चीज चलता था तो बेटर रहता था। तो हाँ, ओनली ऑन वन वर्ड जीके टाइप। पहले तो जीके का पेपर है नहीं, सरल सेवा है नहीं कि भाई जीके टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसमें जीके टाइप आते हैं पर जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये नाम देने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो आगे देखते हैं कि सिंसियर एस्पिरेंट ये गलती करते हैं, नॉन सिंसियर एस्पिरेंट क्या गलती करते होंगे। नॉन नॉट कंसिस्टेंट, वो पढ़ेंगे कब? मेरे दोस्त थे वैसे, अब उनको 4 5 साल लग गए। मैंने बोला क्या हुआ भाई, स्टार्टिंग में मैंने बताया जैसे, तो वो मेरे को बोले कि हमने जब स्टार्टिंग में किया, बोले मेंस के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। फिर मैंने बोला भाई प्रीलिम्स पास करके क्या, 2 लोगों को बताने को हो जाता है बोले कि प्रीलिम्स पास कर रहे हैं करके। तो फिर उन दोनों का भी प्रीलिम्स निकल जाता था। मेरा एक दोस्त है, उसके एक लाइन से 7 से 8 प्रीलिम्स निकले 6 महीने के प्रिपरेशन। फिर एक लाइन से उसके मेंस फेल हुआ। फिर मैंने बोला ये क्या है, मतलब तेरा प्रीलिम्स निकल जा रहा है, तूने तो कुछ ना कुछ तो देने को ही होना। अरे बोले क्वेश्चन हार्ड आते हैं ये वगैरह सब चीजें। पर नहीं, वो नॉट कंसिस्टेंट था। हाँ, नॉन सिंसियर एस्पिरेंट के बारे में बोला बुरा लग जाता है। तो फिर फोकसिंग ओनली ऑन प्रीलिम्स, नॉट इवन कंसर्न अबाउट मेंस। मेंस के लिए कोई कंसर्न नहीं होता है, एट दी एंड उस पर सब डिपेंडेंट है, क्योंकि मेंस का और इंटरव्यू का टोटल स्कोर लगा के आपका स्कोर बनाया जाएगा। तो देखिए, रीडिंग अनइम्पोर्टेंट न्यूज, उनको सब पता होता है कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या, बाकी चाय पे चर्चा कहाँ हो रही है, मोदी जी कहाँ घूमने गए हैं, उनको मेलोडी वगैरह भी सब पता होता है। तो फिर मेलोडी वगैरह भी सब पता होता है, पर उनको इम्पोर्टेंट न्यूज का लेन देन नहीं होता है, वो कंसर्न ही नहीं रखते। वो उनका ये ऐसा रहे कि रहता है कि मिलोनी ने रिप्लाई किया है मोदी जी की इस पे, वो पता होना चाहिए। तो वैसा फायदा नहीं होगा। अब डोंट इवन नो डिफरेंस बिटवीन जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं पता उन्हें। अब वो चिट चैट करते बैठते हैं दोस्तों के साथ चाय पे कि भाई मेरे को ये फैक्ट पता है, मेरे को वो फैक्ट पता है, पर एट दी एंड जो एग्जाम के लिए फैक्ट पता होना चाहिए वो उनको कुछ नहीं पता होता है। बैंकिंग अवेयरनेस का ये सिलेबस है, ये सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस है, और यहाँ पे मैंने एक्सेट्रा लिखा है, तो उतना ध्यान में रखना। ये सिर्फ इतना नहीं है, पर मेरे पास अप्रोच है कि इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं। इस बार कोई आईबीपीएस में मतलब प्रीलिम्स देने वाला है क्या इस बार? हाँ, पीओ का। और कोई देने वाला है? ठीक है, तो फिर मैं अप्रोच पे मेनली फोकस रख रहा हूँ क्योंकि कम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि
बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस ऐसा है कि बैंकिंग हिस्ट्री क्या है, ऑल द फर्स्ट इन बैंकिंग, आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, सरफेस है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं अगर सबके नाम लेते बैठूंगा तो मेरे को श्योर शॉट है कि सब बोर हो जाओगे। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ये कुछ तो है बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस। फिर ये जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस है। अब मोस्टली मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, जितना मैंने देखा है चीजों को, कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 40 क्वेश्चन, उसमें से ये जो 4 टॉपिक्स है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड न्यूज, इस पे मोस्टली फोकस किया गया है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और जो बैंकिंग अवेयरनेस मैंने आपको पहले बताया वो फाउंडेशन है, उसके ऊपर 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। अब आईबीपीएस कुछ भी कर सकता है, पर एक 3-4 क्वेश्चंस तभी उस पर डिपेंडेंट होते हैं आपके फाउंडेशन के ऊपर। और बाकी के क्वेश्चंस इन चीजों पे से आते हैं मोस्टली। और बाद में फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ऑथर्स एंड राइटर्स, मेजर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स। पीपल सर, इधर क्या। भाई मेरा आवाज आ रहा है ना वहां तक? कम आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है सर, थोड़ा तो फिर बताओ तो सही ढंग से। तो मेरा आवाज बघता फक्त शेवटपर्यंत येतोय का? मोठा आवाज असतो. मोठ्याने बोल. इथं फक्त एक वेळा बघ, म्हणजे उभे राहिले की थोडं सांग. तो आगे का देखते हैं। मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, पर मुझे बताओ भाई, आ रहा है क्या आवाज मेरा वहां तक? आ रहा है ना? आवाज आ रहा है ना वहां तक? हाँ ठीक है। तो ये जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस है। इसके अंदर ये 4 टॉपिक्स मेनली पूछे जाते हैं, इस पे मोस्टली क्वेश्चंस डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 4.5 मार्क या फिर 3.5 मार्क मतलब मिल रहा है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, और 63-71 कट ऑफ जा रहा है। अगर आप में से किसी को अगर 20 मार्क्स भी मिल गए, हाफ परसेंटेज, 40 मार्क्स की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, उतना तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है आईबीपीएस। अब वो रैंडम भी पूछेंगे, और कोई क्लासेस कमिट भी करता होगा कि मे बी हमारा 2000 पेजेस का बंडल है, उसमें से ही क्वेश्चन आया है। पर एट दी एंड 2000 पेजेस पढ़ेगा कौन और याद कौन रख पाएगा? वो याद रहना पॉसिबल नहीं है। तो सपोजिटली 20 मार्क्स पकड़ते हैं। अगर आपको 20 मार्क्स भी मिल रहे हैं, मतलब 1/3 मार्क आपका जो कट ऑफ है वो सिर्फ जनरल अवेयरनेस से क्लियर हो सकता है। तो फिर इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल अवेयरनेस, क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंस होगा? ये तो मैंने लिखे है, मैं बता भी देता हूँ कि क्या है। पहले तो 40 मार्क का सवाल है, छोटा नहीं है। और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इस पे बेस्ड होते हैं। जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा, मे बी आप रट रटा के कुछ चीजें तुक्के लग गए भाई भगवान के नाम पे आपके, और आपने अच्छा खासा स्कोर भी कर लिया कट ऑफ में, मेंस में। पर इंटरव्यू में तो वो बॉडीज के बारे में ही पूछेंगे आपको, और वो फैक्ट नहीं पूछने वाले कि भाई एक आधा की 1 वर्ड कीवर्ड नहीं पूछने वाले आपको वहाँ पे। वो कुछ ना कुछ कंसेप्चुअली पूछेंगे, उतने तो वो भी मेच्योर है। तो फिर वहां पे गोंधड़ हो जाएगा आपका सबका। तो फिर वो मत होने दो। बीच बीच में मराठी हिंदी मिक्स हो जाएगा, थोड़ा देख लेना। तो हाँ, मेन क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्रेशर आता है ना आपके ऊपर एग्जाम का, तब आप फैक्ट भूलने लग जाते हो। मतलब एकदम प्रेशर जब आएगा तब आपका दिमाग उतना हैंडीली काम नहीं करेगा, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ये सब चीजें। पर क्या हो जाता है, जब आप क्वांट और रीजनिंग करते हो तो आपको
आपको पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है, मतलब उसमें अच्छा खासा टाइम जाता है, मतलब 1 मिनट 2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने को लगता है, वो सब चीजें होगी। पर आपको अगर जीके का फैक्ट पता है और आपने लाइन पढ़ ली, तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो वो आंसर को। मतलब आपके पास जो 35 मिनट्स दिया है ना टाइम, आपको 35 मिनट्स टाइम दिया है, पर आपने ईमानदारी से अगर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन किया है, तो समझ लो आपको 30 मिनट्स ही लगेगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। 40 क्वेश्चन पढ़ने के लिए कितना ही टाइम लग जाएगा? अगर कम टाइम लगेगा और पपाया 5 मिनट आपके पास बचे हुए, सपोजिटली 3-4 मिनट भी, तो आप कितने कॉन्फिडेंस में होंगे कि भाई मैंने जो करना था इस सेक्शन के साथ कर लिया, और आप मेंटली फ्री रहोगे। वैसा क्वांट और रीजनिंग के साथ में नहीं है, ना ही इंग्लिश के साथ है, क्योंकि टाइम पे क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको टाइम पे अप्रोच करना है और टाइम पे आंसर लाना है सब चीजों का। तो फिर टाइम मैटर्स, बैंकिंग प्रिपरेशन में ज्यादातर टाइम ही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है, और जनरल अवेयरनेस टाइम का मोस्टली ध्यान रखता है। अब बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको एज मिलेगा इसके साइकिल में, क्योंकि बाकी लोग प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं ना। 3.5 4.5 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब प्रिपेयर तो किया ही नहीं अच्छे से सबने। हाँ अब जनरल अवेयरनेस के साथ एक प्लस पॉइंट है कि कृषि सेवक निकले या फिर बाकी कोई और दूसरे एग्जाम निकले, आप उसको भी अप्रोच कर सकते हो, मतलब उसके भी आंसर्स आप सॉल्व कर, क्वेश्चन के लिए आपको हेल्प होगा इसका। एडिबल पार्ट, कारण इन महाराष्ट्र ह्या मोस्ट इम्पॉर्टंट इंटरनेट कमी टेस्ट हाँ, आहे। स्मार्ट अप्रोच क्या क्रॅब है ऍपल जे आहे पर्टिकुलरली हे सब्जेक्ट के लिए? एक बार सेटल डाउन होने देते हैं थोड़ा। तो स्मार्ट अप्रोच क्या होगा ये सब्जेक्ट के साथ, वो देखते हैं। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। मैं श्योर शॉट हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने रामायण का कोई क्वेश्चन पूछा, तो 60-70% तभी लोग सही आंसर देंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मेघनाथ ने लक्ष्मण को बाण मारा था, या फिर सुग्रीव के साथ अत्याचार हुआ था, उसके भाई ने बाली ने किया था, सबको पता होगा यहाँ पे। अब वो इसलिए है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, पर्टिकुलरली क्या पूरा स्टोरी थी। तो अगर अंडरस्टैंडिंग पे आपने फोकस रखा, तो चीजें बहुत ज्यादा स्मूथली जाएगी, और मेंस की प्रिपरेशन में आप सेल आउट हो जाओगे अच्छे से। होलिस्टिक अप्रोच रखना है। कोई भी अगर जीके हिसाब से ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करेगा, तो मैं श्योर शॉट हूँ कि नहीं जाने वाली चीज है सही से, और वो इतनी बुरी चली जाएगी कि भाई 6 महीने का आपने अगर मैगजीन भी पढ़ा है और सिर्फ फैक्ट उठाया है, तो वो 6.50 का कब कोमल छोट्या 7.50 हो कमी जाएगा और आपके प्रवेदाच्या मार्क्स चले जाएंगे, मोलाची वो आपको टेस्ट भी नहीं आहे। समझने वाला। क्रॅब ऍपल जे आहे तो हे ऑर्नामेंटल पर्पज पहले साठी तो खुद त्याला होके मैंने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, देखे कि कैसे पूछे जा रहे हैं कैसे नहीं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपको कोई भी गूगल एक सिंपल सर्च करने के बाद क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आवाज आ रहा है ना? तो आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो फिर आप उस वे में अप्रोच करोगे। जब अर्जुन ने बाण उस बर्ड के आंख पे मारना था, वो आंख ही देख रहा था, और यहाँ पे कोई आंख नहीं देखना चाहता, उसको सिर्फ वो 40 मार्क दिख रहा है, वो वैसा नहीं जमेगा। पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट को अगर डील करना है तो पूरा देखना पड़ेगा। तो होलिस्टिक अप्रोच रखो, वन लाइन अप्रोच मत रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद देखो कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद मे बी ये साल के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा होगा, मे बी अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, तब आपके पास आपका अप्रोच ही रहेगा। 24 घंटे आप सिर्फ आपके दिमाग के साथ ही हो, कोई टीचर कोई नहीं है आपके साथ। तो यहाँ पे मैं जब पढ़ा रहा हूँ, तो आप अप्रोच लो, पर्टिकुलरली एक फैक्ट एक न्यूज, वो कंसर्न मत रखो कि भाई कितने अच्छे से समझिए, ये समझो कि उस चीज को पढ़ने का ढंग क्या होता है। क्योंकि मेरे 2-3 साल इसी में चले गए कि पढ़ना कैसे है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, हमारे लड़कों को नहीं, लड़के लड़कियों दोनों को नहीं पता है पढ़ना कैसे है, और मैं लिटरली बोल रहा हूँ ये। वो बुक पढ़ लेते हैं, वो नहीं होता है यार। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, मेरे साथ बहुत झोल हुआ है। मतलब मे भी शायद स्टार्टिंग में अगर मुझे फोकस्ड वे में चीजें होती थी तो चीजें अलग होती थी। मेरे दोस्त है पुणे के, अभी दोनों का निकल गए, मेंस वगैरह अभी दे रहा है वो, तो उनका ढंग बहुत सही था। मतलब वो पहले से एक सिस्टमैटिक वे में अप्रोच कर रहे थे, और चीजें सही थी उनकी। मेरी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था पढ़ना कैसे। यहाँ पे मैंने मस्त 5 साल, अपनी अमरावती यूनिवर्सिटी मस्त है, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने के, वही पढ़ लेने का, डायरेक्ट चले जाने का, और 70-75 तो मिल ही जाते हैं परसेंटेज में, शॉर्ट शॉर्ट बोल सकता हूँ। कुछ भी कर, एमएससी कर लो, बीएससी कर लो, बीए कॉम कुछ भी करो, तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर हो गया स्वाहा।
ट्रिक्स फॉर अब इतना ज्यादा फैक्ट है, मैं कितना भी बोल लूँ तो फैक्ट तो है ही, तो याद कैसे रखेंगे? जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, तो उनके उनके डेट सबको पता होंगे कि भाई ये डेट को इसका बर्थडे है भाई, है ना? तो उससे रिलेट करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सपोजिटली कोई आया ही न्यूज और आपको पता है कि 14 को उसको बर्थडे था, 14 अगस्त को, मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मन पे मत लेना। 14 को बर्थडे था, तो वो महीने में जितने भी न्यूज है आपको पता रहेंगे कि 16 को ये हुआ था, 17 को ये हुआ था, और ये नंबर्स खेल रहे थे। मतलब मेरा, देखिए हाँ, मैं थोड़ा सा वो साइड जा रहा हूँ जहाँ पे टीचर्स नहीं जाते हैं बोलते समय, पर मेरा, नहीं नहीं मैं जाऊंगा, मेरे पास चॉइस भी नहीं है। पर मेरा मेनली ये मकसद है कि वो फैक्ट, मतलब मेरा ऐसा है कि पहुंच जाए दिमाग के अंदर, तो जितना जल्दी पहुंचेगा उतना फायदा है। तो एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि हमें हमारी गलतियां बहुत मस्त याद रहती है। मेरे को 2 साल पहले करी हुई गलती मस्त याद है कि भाई मेरा क्यों प्रीलिम्स नहीं निकला इस बार का, पर मेरे को ये याद नहीं है कि मैंने मेंस भी किया था करके, कि भाई मैंने कितना अच्छा मेंस दिया था, मैंने पेपर काले किए थे, वो मेरे को कुछ याद नहीं, मेरी बहुत मेहनत लगी थी, पर मुझे वो याद नहीं है। मेरी अच्छी चीजें मेरे को याद नहीं रहती है, पर मेरे को मेरी गलतियां पूरी याद है एकदम, चौथी पांचवी की सब याद है मेरे को। टू बी फ्रैंक, मैं यहाँ पे ओपन रह रहा हूँ थॉट्स के हिसाब से। मेरा 5th स्टैंडर्ड में मैथ्स इतना पुअर था कि मेरा 5 मार्क्स आए थे, 100 में से बोल रहा हूँ, और मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में आए थे। उसके बाद में मैंने प्रिपेयर किया, अच्छे से चीजें हुई, आगे निकली। पर वो मेरे को, मैं जब डेथ होंगी मेरी कभी भी, मेरे को तब तक याद रहेगा। पर मैंने एक पॉइंट पे मेरे बीएससी में एक अच्छा खासा रैंक होल्ड किया था, मैं मतलब लीड कर रहा था, डांस परफॉर्मेंस दी थी वगैरह, वो मेरे को कुछ याद नहीं रहता है, पर वो 5 मार्क आखिरी टाइम तक याद है मेरे को। तो एमसीक्यू सॉल्व करो, जब जब आपका रॉन्ग होगा तब आपको ज्यादा याद रहेगा। निमोनिक्स बनाओ, निमोनिक्स मतलब कि गाना बनाओ, वो फैक्ट के साथ में कुछ ना कुछ तो करो। जैसे वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ तो वो गाना है ना अपना, माधुरी दीक्षित का, तो उसके साथ कुछ कुछ तो बनाओ, फिर याद रहेगी चीजें। मैं भी एक पॉइंट तक ही आपको निमोनिक्स मेरे दिमाग में सोच के दे सकता हूँ, पर आपके निमोनिक्स आपके होंगे और आप ही को याद रहेंगे। मेरे हिसाब से थोड़े बहुत लोगों ने यहाँ पे साइंस भी किया होगा, तो उन्हें पता होगा कि जो केमिकल, जो अपनी एक पूरा एक एलिमेंट्स का टेबल है, पीरियोडिक टेबल, तो वो एक लंबा टेबल है। बहुतों को याद रहता है, वो इसलिए याद नहीं रहता है कि उन्होंने पूरा रटा है, 1 बाय 1 उन्होंने सॉन्ग लगाया, कुछ तो लगाया, तो निमोनिक्स रखना पड़ेगा। निमोनिक्स रखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, तभी चीजें होगी, इतना तय है। स्टोरी फॉर्मेट में याद रखो। ये देखो, कोई भी चीज को अप्रोच करते टाइम में ये याद रखो कि जब 1 लाइन पढ़ रहे हो तो वाई, बुक्स पढ़ते टाइम में वाई और हाउ लगाओ, मैगजीन पढ़ते टाइम में वाई, और हर एक लाइन के साथ वाई और हाउ लगाओ। आपका वाई और हाउ में भी गलत होगा, आपको जो आंसर मिल रहा है मे बी वो उस लाइन के लिए परफेक्ट नहीं होगा, पर आपका जो रीजनिंग होगा ना वो डेवलप होगा, लॉजिकल सेंस, धीरे 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 धीरे, और वो लॉजिकल सेंस से आपको पेपर में काम आने वाला है। क्योंकि आपको अगर नौकरी दे भी दी जाए ना आईबीपीएस वगैरह की, अगर आप रीजनिंग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लॉजिकल माइंड चाहिए उन्हें, और अगर आप लॉजिकली तभी सोच पाओगे जब आप बुक्स पढ़ोगे। तो वाई और हाउ लगा के लॉजिकली बुक्स समझो, धीरे धीरे फिर आपको पता चलेगा कि चीजें कितनी सही जा रही है। आपको बुक समझेगी, और जब समझेगी ना, तो बुक से अच्छा दोस्त आपको कोई नहीं मिलने वाला। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ अभी। अभी समझो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ। पर जो हेडलाइंस है ना वो पढ़ो, कि क्या दिया है, पर्टिकुलरली जो अच्छी हेडलाइंस है वही पढ़ो। वो मतलब हेडलाइंस पढ़ो, पर हेडलाइंस पढ़ो, आपको एक आइडिया आ जाएगा, और फिर सोचो कि क्या हो सकता है इसके अंदर, मेरे बैंकिंग रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट है तो वो न्यूज पढ़ो, उसमें से फैक्ट्स लेने की शायद कोशिश मत करो, पर अंडरस्टैंडिंग रखो कि चीजें कैसी जा रही है उसमें। अब रीडिंग कंप्लीट न्यूज कहाँ पे, 40 मार्क का इंग्लिश भी है आपको, अगर वहां पे भी 20 मार्क्स निकल गए, मतलब ये कितना हो जा रहा है, 50% मार्क आपके इसी में निकल जा रहे हैं। और मुझे श्योर शॉट पता है कि इंग्लिश बहुत अच्छा है यहाँ पे लोगों का, सबका। मतलब मैंने पूछा था एक दो को कि भाई क्या मतलब कैसे हो रहा है चीजें, बोले यार वो पढ़ाने वाले लोग अगर इंग्लिश में छोड़ के
हिंदी या मराठी में पढ़ा है तो ठीक रहेगा, मतलब नहीं पता है, वो मोस्ट कॉमन थिंग है यहाँ पे, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। पर इंग्लिश सुधारने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि एडिटोरियल्स पढ़ो, द हिंदू के मत पढ़ो लगे तो अभी स्टार्टिंग में, इंडियन एक्सप्रेस के पढ़ो, और वो जो पैसेज होता है ना पूरा एडिटोरियल, वो उठाओ वहां से, कॉपी करो, चैट जीपीटी पे जाओ और उसे पेस्ट करो वहां पे। पेस्ट करने के बाद उसको बोलो कि भाई मुझे इसके ऊपर से आईबीपीएस पीओ के मेंस या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बना के दे करके। चैट जीपीटी मस्त है, वो मस्त क्वेश्चन लेंगे आपको। आपको क्या होता है पैसेजेस के साथ में, पढ़ लेते हो पैसेजेस, रिटेंशन नहीं रहता है, याद नहीं रहता है कि भाई फैक्ट, क्योंकि वो पैसेज आ रहा है कम से कम 300-400 वर्ड्स का, और ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि उतने प्रेशर में वो पूरा पैराग्राफ आपको याद रहे, और वो स्टोरी फॉर्मेट में भी नहीं है कि आपको याद रहेगा। तो क्या करो कि अभी से उस चीज का ट्राई करो कि रिटेंशन रहे आपको पैसेज का। पैसेज के 2 या 3 मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, 7-8 शायद से, मेंस के अंदर मुझे पता नहीं है, शायद से वहां पे भी 7-8 क्वेश्चन कम से कम आते होंगे। अगर 7-8 क्वेश्चन भी आपके ठीक से लग गए ना, तो वो अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चीजें बराबर जाएगी करके, आपका वोकेबलरी बढ़ता है, आप अच्छे से कॉम्प्रहेंशन डील कर पाते हो, और एक कॉन्फिडेंट रहता है कि भाई मैं इंग्लिश को देख लूंगा करके। अभी इंग्लिश का आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो मतलब आप 2-3 इंस्टीट्यूट के पेपर सॉल्व करोगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। रोज में लाओ, कंटिन्यूटी रखो, आपको पता रहेगा कि चीजें इंग्लिश के साथ कैसी जा रही हो। मैं इतना शोर शॉर्ट बोल रहा हूँ कि मैं जितना बता रहा हूँ ना, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, अगर आपने उस अप्रोच में मतलब किया है, तो 50% मार्क आपके सिर्फ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में ही निकल जाएंगे। मैंने आपको जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ बताया है, अगर मैं आपको इंग्लिश का कट ऑफ बताऊंगा ना, तो शौक में चले जाओगे कि कितना कमाया है। वो भी 10 के ऊपर नहीं गया है, 10, 11, 12 मार्क तक गया है ज्यादा से ज्यादा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं गया है। अगर आपने वहां भी 20 मार्क ले लिए और यहाँ भी 20 मार्क ले लिए, मतलब 40 मार्क, और 80 के अबव तो अभी मैंने आपको बताया कि स्कोर नहीं गया है मेंस का, तो 50% मार्क्स निकल जा रहे हैं। और इंग्लिश आपको एक लेटर लिखना है आखिरी में, वो 25 मार्क का, उसमें अगर आपके 5-6 भी आ जा रहे हैं, मतलब क्वांट और रीजनिंग का इम्पोर्टेंस कितना बड़ा है। और मैथ्स मेरा ही खराब है ऐसा नहीं है, मेरे को पता है बहुतों का खराब होगा, तो काफी चीजें हो सकती है। तो देखिए स्मार्ट अप्रोच ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, मैंने पीडीएफ बनाया है बैंकिंग और इकोनॉमी रिलेटेड कंटेंट का, तो उसे अप्रोच करेंगे और देखते हैं कि कैसे अप्रोच किया जा सकता है इन चीजों को। तो बाहर कैसे निकलते हैं, पता है क्या? अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। मेरा मकसद ये है कि मैं जितने लो लेवल पे आपको लाके इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकूँ ना। एनालॉजी मतलब पता है कि किसी को क्या होता है यहाँ पे? एनालॉजी, ये शब्द का मीनिंग, वोकैब का मीनिंग पता है किसी को? एनालॉजी पता है भाई, बता। नहीं नहीं, मतलब हाँ वो भी है, पर एनालॉजी मतलब कि स्टोरी होता है, किसी एक चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर करके पढ़ाना, तो वो मस्त होता है। मतलब इन द सेंस, अभी ये न्यूज क्या है, पहले मैं पहले कैसे पढ़ता था बताता हूँ। आरबीआई टाइटन नॉर्म्स फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू अलाइन विद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और फिर मैं लग गया पूरा ऐसा पढ़ने के लिए। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि एच क्या होता है, मतलब कीवर्ड नहीं देखता था मैं, उसे दिमाग में नहीं लेता था, तो मेरे दिमाग में स्टोरी क्रिएट ही नहीं होती थी कि भाई पर्टिकुलरली बोलना क्या जाता है। तो ये हर एक शब्द है ना, उसका एक मीनिंग है। जब वो लैंग्वेज समझ जाएगी ना, कुछ हार्ड नहीं लगेगा पढ़ने के लिए। तो देखिए, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स है, मेनली ये टॉपिक्स पे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे देखते हैं। तो ये पहला न्यूज है कि आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर नॉर्म्स लगाए हैं, मतलब नॉर्म्स मतलब रूल्स लगाए हैं या फिर रेगुलेशंस लगाए हैं, जो अभी तक सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे लगाए जाते थे। तो आपको क्या लगता है कि
आरबीआई को क्यों अंदर से इच्छा हुई कि भाई वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर रेगुलेशंस लगाए जाए? सॉरी, क्या लगता है, क्यों ऐसा लगता है आपको? थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो, मजा आएगा। पर अगर आपने इंटरेक्टिव नहीं रखा ना, तो इकोनॉमी जितना बोगस सब्जेक्ट नहीं है, पर आपने अगर माइंड चलाया और समझ के लिया तो इकोनॉमी जितना प्यारा सब्जेक्ट नहीं है। आपको समझ जाएगा पैसे कहाँ खर्चा करना चाहिए, नहीं खर्चा करना चाहिए। तो क्या लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर क्यों लगाया होगा रेगुलेशंस अभी? हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर है, बराबर है। तो पर इसके पीछे भी दो चार न्यूज है। अब जैसे मेरे भाई ने बताया, वो थेरी हो गई पर्टिकुलरली। पर अगर हमने स्टोरी के हिसाब से देखे इस चीज को, हाउसिंग फाइन मैं इतना बता रहा हूँ कि ये न्यूज खत्म होने तक, ये जब न्यूज खत्म होंगी, आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी समझ जाएगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती है वो भी समझ जाएगा, और आरबीआई ने क्यों पर्टिकुलरली इसके ऊपर रेगुलेशंस लगाए वो भी समझ जाएगा। पर सिर्फ इतना है कि मैं पहले स्टार्टिंग में करंट अफेयर लूंगा, उसके नीचे आपके जो मैंने जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको बताया था सिलेबस, एक फाउंडेशन, पहले मैं करंट बताऊंगा, उसको रिलेट करके स्टैटिक से लाऊंगा, और फिर आपको पूरा होलिस्टिक वे में समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं। तो तब तक बने रहना। क्या हो जाता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ और कोई चला गया है अभी दिमाग का ये, और ठीक है वो ऐसा मत करना। लगे तो, अगर एक मोनोटोनस वे में तो नहीं हो रहा है ना कुछ एकदम ऐसे। तो देखिए क्या हो रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर उन्होंने रेगुलेशंस लगाए आरबीआई ने। पहले तो आरबीआई ने ही क्यों लगाए, ये देखते हैं। अरे यार, इसमें भी अटेम्प लगने लग गया यार मेरे को। तो देखिए क्या हो रहा है, आरबीआई ने क्यों लगाए? फाइनेंस एक्ट करके, मतलब अब कोई भी ऐसी बड़ी चीज के साथ अपन अगर डील कर रहे हो तो उसके लिए एक्ट लाया जाता है। तो 2019 में एक फाइनेंस एक्ट आया था। पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंस फाइनेंस पॉलिसी आपको पता है ना क्या होता है? ठीक है, सबको पता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी लाती है आरबीआई, और फाइनेंस पॉलिसी लाती है गवर्नमेंट। और फाइनेंस पॉलिसी मतलब जो बजट वगैरह के साथ जो चीजें आती है वो होती है फाइनेंशियल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो आरबीआई बहुत सारे टूल्स है उसके पास में, उससे मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है। मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड है, मनी कौन इश्यू कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, इसलिए वो मॉनेटरी पॉलिसी बोला जा रहा है और इसलिए वो आरबीआई कर रहा है। फाइनेंस रिलेटेड है, वो फाइनेंस है, इतना सारा पैसा है आरबीआई के पास, तो है नहीं कि वो खुद से ला रहा है करके, वो किसी ना किसी के जरिए ला रहा है, वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो वो बजट वगैरह रिलेटेड है और वो उधर से चल रहा है। वो गवर्नमेंट ला रही है पर्टिकुलर। तो मैंने जैसे बताया कि पहले क्या हो गया था, 2019 के पहले जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी उसको रेगुलेट करता था नेशनल हाउसिंग बैंक। ये सिर्फ कीवर्ड याद रखो कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो उन्हें कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था। पर 2019 का जो एक्ट आया उसके बाद से आरबीआई खुद रेगुलेट कर रहा है। तो जरूरत क्या पड़ी कि भाई ये सब चीजें करने के लिए? उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एज पर फाइनेंस एक्ट 2019, बिफोर दैट नेशनल हाउसिंग बैंक वॉज इट्स रेगुलेटर। ये पहली चीज। अगर ये मैं ऐसा फ्लो में पढ़ता था कि भाई आरबीआई ने ये लगा दिया है हाउसिंग फाइनेंस पे रेगुलेशन, वो मेरे कुछ काम में नहीं रहता था। पर अभी मेरे ये चीज काम में आएंगी क्योंकि मैंने इसमें वाई लगाया, मैंने यहाँ पे वाई लगाया। सोचो, मैंने यहाँ पे वाई लगाया, इसलिए मेरे को पता चला कि फाइनेंस एक्ट 2019 की वजह से नेशनल हाउसिंग बैंक से हटाकर आरबीआई के ऊपर आया है, इसलिए आरबीआई ने अभी रेगुलेटरी मेजर्स उसके ऊपर लगाई है। तो जैसे ये क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्यों करना जरूरी हुआ?
ये है क्या? क्या सर, एक सेकंड बरोबर आहे वरचं दोनों तरफ से। ये दिख रहा है ना क्लियरली पीछे तक? तो देखिए, पर्टिकुलरली क्या हुआ था, एक DHFL एस बैंक का स्कैम हुआ था 2020 के अंदर। उसमें भी अच्छा बड़ा स्कैम था। CBI ने फिर उसका जो यस बैंक है, यस बैंक का जो मतलब मेन फाउंडर राणा कपूर, फॉर्मर DHFL का कपिल बलवन, इनके ऊपर CBI ने जो कार्रवाई की वो की। अभी यहाँ से आपको कनेक्ट होगा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर रेगुलेशंस क्यों लगाए गए। तो DHFL का स्कैम हुआ था, बाद में रिलायंस होम फाइनेंस का स्कैम हुआ था जो 2019 में हुआ था, बाद में फिर 2010 में हाउसिंग लोन का स्कैम हुआ था। मतलब पर्टिकुलरली स्कैम हो रहा है, इसलिए RBI रेगुलेट करना चाहता है, इसलिए उसने फाइनेंस एक्ट लाया था 2019 में RBI ने खुद के अंडर लेने के लिए। मैं आगे जाके आपको नेशनल हाउसिंग बैंक किसमें आता है वो भी बताने वाला हूँ, और हाउसिंग फाइनेंस बैंक क्यों अलग है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से वो भी पता चलेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है हमारे घर में, हमारे को पता है कि ये आतंक करने वाला है, अगर इसको बाहर लेके गए तो उसके ऊपर पहले से रेगुलेशंस लगा देते कि भाई तेरे को ये चीजें नहीं करना है, ये तो घर पे आने के बाद देख लिया जाएगा करके चीजों के बारे में। तो वैसे ही हुआ, तीन चीजों पे मेनली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर रेगुलेशंस लगाई गई। सीलिंग रिडक्शन, जो एक फंड उनके पास आता है, डिपॉजिट होता है, उस पे लगाया गया। बाद में फिर मेच्योरिटी पीरियड जो होता है कि भाई कितने महीनों तक आप फंड आप जो ले रहे हो दूसरे से, वो कितने महीने तक आप रख पाते हो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उसके ऊपर रेगुलेशन लगाई गई। और थर्ड थिंग, उनकी जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब पानी होता है ना लिक्विड, वैसा मनी को लिक्विड माना जाता है। अब ये फाइनेंस की दुनिया है, तो लिक्विड इनके अंदर वाटर नहीं होएगा, इसमें मनी होएगा। तो फिर मनी को अगर लिक्विडिटी बोला जा रहा है तो फिर सीलिंग रिडक्शन हुआ है। पहले मैं ये दो चीजें बता देता हूँ। सीलिंग रिडक्शन मैंने बताया कि जो एक डिपॉजिट वो ले सकती है, वो पहले 3 टाइम्स था। मतलब एक पर्टिकुलर फंड होता है उनके पास, नेट ओन्ड फंड, एक मतलब एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का वो इतना फंड उनके पास है पर्टिकुलरली। तो पहले वो 3 टाइम्स तक फंड ले सकते थे उसके ऊपर। एक कंपनी मतलब एक बैंक चलाने के पीछे मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया आपको कि भाई फुकट में कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, बैंक को भी चलने के लिए ऑपरेशनल मेजर जो हो रहा है वगैरह उस चीज के लिए पैसे लग रहे हैं, तो वो कहाँ ना कहाँ से निकालेगा। तो ये नेट ओन फंड जो है उनके पास, उसके ऊपर से वो 3 गुना डिपॉजिट ले सकते थे दूसरे लोगों से। पहले तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, जो डिपॉजिट ले सकती है और जो डिपॉजिट नहीं ले सकती है। तो हम बात कर रहे हैं जो डिपॉजिट ले सकती है। तो जो डिपॉजिट ले सकती है उनको 3 टाइम्स तक लेने की आजादी थी, पर अब सिर्फ 1.5 टाइम्स है, सिर्फ 1.5 गुना वो ले सकते। मतलब पहले 50 रुपए अगर आपका नेट ओन फंड था, नेट ओन फंड मतलब कि इतना फंड भाई मेरा खुद का है, ये मैंने मिला है मेरे को फंड बाहर से, शेयर से बोलो या फिर मतलब जो एसेट्स वगैरह है, मैंने किसी को लोन दिया है तो उसका बोलो, मेरे पास इतना फंड है भाई, नेट ओन फंड। तो फंड कहाँ से, मतलब अब वो एक फाइनेंशियल मार्केट में है, तो वो शेयर मार्केट से उठा सकते हैं या फिर कहीं उनकी जो कंपनी, मतलब समझो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हो जाती है। तो इनके जो प्लेयर्स है मेन मेन, जो इसकी कमेटी में बैठते हो गए, उनका भी फंड इसमें लाया जाता है। तो ये ऐसा पूरे जगह से एसेट, सिक्योरिटीज, बॉन्ड वगैरह ऐसा बहुत सारा चीजों पे लेके इनका नेट ओन फंड बनता है। तो अगर इनका नेट ओन फंड बना है, उसके ऊपर ये सिर्फ 3 टाइम्स तक ही ले सकते हैं डिपॉजिट लोगों से। पहले ले सकते थे, अब सिर्फ 1.5 टाइम्स पूछा गया है। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कितना फंड, मतलब वो सीलिंग रिडक्शन कितनी करी गई है। ऐसा क्वेश्चंस मैंने देखे मेमोरी बेस में कि भाई कितना कम किया है, इस हिसाब से ये चीज है। अब ये
मैक्सिमम पीरियड जो है इसका वो पहले 120 मंथ तक था। मतलब कि 120 मंथ मतलब कितना हो रहा है, कितने साल हो रहे हैं? 10 साल ना। पहले 10 साल तक था कि भाई कोई डिपॉजिट अगर किसी से ले लिया है मतलब वो उसके ऊपर लाइबिलिटी होगी, तो वो 120 महीने बाद आपको मिलेगा वापस, किसी को देगी। पर अब 60 महीने आ गए, कम से कम 12 महीने या ज्यादा से ज्यादा 60 महीने अभी वो लेवल पे लेके आए। तो 60 महीने मतलब कितना, 5 साल ना। तो सिर्फ 5 साल तक के लिए आप अपना फंड मतलब मेच्योरिटी उतनी ही कम, मेच्योरिटी कम कर दी बाद में। फिर तो फिर ये एनहांस लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, लिक्विडिटी मनी मैंने बोला था आपको। तो पहले क्या हो गया था, 13% था, यहाँ पे दिया नहीं है। 13% लिक्विडिटी रखी जाती थी जो नेट ओन फंड था उसके, मतलब जो ऑपरेशनल चीजें चल रही है उस हिसाब से लिक्विडिटी उतनी रखी जाती थी। अभी एसएलआर आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, तो एसएलआर में बताऊंगा आगे। तो उस हिसाब से कि भाई अभी इतना याद रखो कि भाई लिक्विडिटी रखी जा रही है, जो ऑपरेशनल चीजें जा रही है। मतलब बैंक में आप पैसे लेने जा रहे हो सपोजिटली, तो उसके पास भी पैसे होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं बोल सकता बैंक वाला कि भाई कल लेके जा। अब वो फिक्स्ड एसेट तो है, मतलब ये नहीं है कि फिक्स लॉन्ग टर्म के लिए आपने रखा है। डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड करोगे आप तो आपको पैसे देना ही पड़ेंगे। एटीएम पे एकदम ऐसा नहीं आ जाएंगे कि आज पैसे नहीं है कल, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो फंड लगता है उस चीज के लिए। तो वो पहले सिर्फ 13% था, अब 15% है। वो भी दो फेज में आने वाला है। जनवरी महीने तक 14% रखना है। 14% लिक्विडिटी एकदम से चीज नहीं होती, ये मे भी 1% बढ़ा है 13 से 14, पर ये करोड़ों में कार्यक्रम होगा। ये ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है कि अपने चिट फंड वगैरह ऐसी छोटी मोटी चीजें नहीं चल रही है। तो 1% बढ़ाने के लिए भी टाइम दिया जा रहा है उनको, पर्टिकुलरली 4-5 महीने। तो 14% जनवरी तक होगा और 15% जुलाई महीने तक हो जाएगा। और जो असेट है, जो असेट होता है बैंक के पास में, जो वो लोन्स वगैरह दे सकती है वगैरह सब चीजें, एसेट होता है वो उनके लिए। तो वो भी पूरा कवर करने के हिसाब से रखना है। मतलब कि कोई मांगने आया तो वो दे दिया भाई, क्योंकि वो फंड ऐसा, अब जो हाउसिंग लोन ले रहे हैं उनके पास उतने पैसे तो है नहीं कि भाई चीजें एकदम, तो वो लोन ले रहे हैं मतलब कि एट दी एंड उनके पास पैसे नहीं है। तो उनके उसको कवर करने के लिए आरबीआई ये सब चीजें इसलिए चला रही है क्योंकि उसे स्टेबिलिटी रखनी है मार्केट में। कुछ ऐसे, जैसे 2008 का आपको फाइनेंशियल क्राइसिस पता होगा, उसके पहले भी बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए। एक लूप मतलब अमेरिका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना 2008 का, वो भी इसी वजह से आया था कि हाउसिंग फाइनेंस लोन वगैरह और बहुत सारे बढ़ गई थी चीजें, और लूप में चल रही थी चीजें, और पैसे ही नहीं थे और वो बहुत ज्यादा घूम रहे थे। मतलब सपोजिटली 50 रुपए, एक्चुअल 50 रुपए थे ही नहीं, 5 रुपए थे। पर वो धीरे धीरे मतलब अब लोन दे रहा है कोई, कोई डिपॉजिट आ रहा है, वो लोन दिया जा रहा है। इसके 50 रुपए तो 5 रुपए मैंने ले लिया है और ये 50 रुपए तक मैं देते जा रहा हूँ जैसे डिपॉजिट आ रहा है। तो फिर ये साइकिल बन गई है, एक विशियस साइकिल। और वो इतनी बड़ी बन गई कि मार्केट में कुछ भी पैसा नहीं है और स्टेबिलिटी नहीं है, और फिर सब कोलैप्स हो जाएगा। शेयर मार्केट बंद, सब चीजें बंद हो जाएगी, बेरोजगारी वगैरह सब बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई पैसे ही नहीं है मार्केट में। तो कोई क्यों फालतू एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट करेगा एटीएम। तो इसलिए एसेट कवर रखा है कि भाई किसी का अगर जरूरत है तो उसके एसेट के फुल कवर रखा है कि भाई आया तो दे देंगे भाई तेरे पैसे। फिर एडिशनल रेगुलेटरी मेजर्स लाया गया। अब रेगुलेटरी पैरिटी, पैरिटी मतलब क्या होता है, समानता होती है। रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशंस वगैरह आपको पता हो गए, तो वो नेशनल हाउसिंग बैंक के, नेशनल एनबीएफसी जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसके हिसाब से लाए गए हैं रेगुलेशंस। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है मैं आगे बताने वाला हूँ। पर अब हाउसिंग फाइनेंस बैंक जो है, एक इज्जत थी उसकी, पर अब उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के हिसाब से ला दिया है, क्योंकि उतने इरेगुलेशंस वगैरह सब चीजें थी। क्योंकि पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में बहुत स्कैम हुआ, स्कैम 1992 से लेके बहुत स्कैम हुए हैं। तो स्कैम होते ही आ रहे हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ज्यादा हुए थे, तो इसलिए उनके ऊपर ज्यादा रेगुलेशन लाए गए। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के स्कैम्स हुए, मैंने आपको बताया डीएचएफएल, एस बैंक वगैरह, तो उसके ऊपर रेगुलेशन लाए गए। तो एक अब एचएफसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के हिसाब से रेगुलेशन लाए गए। अब एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होता क्या है, वो कंपनीज एक्ट के तहत होता है। ये याद रखो कि वो कंपनीज एक्ट के तहत है, क्योंकि कंपनी है ना एट द एंड वो। क्योंकि एक आरबीआई के पास दो लॉज है,
मतलब एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और एक एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। ये दो रेगुलेशंस के ऊपर, ये दो जो है उसके पास एक्ट, उसके ऊपर वो बैंक्स वगैरह रेगुलेट कर रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट किया जा रहा है। पर ये जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये पर्टिकुलरली एक कंपनी है, तो इनको कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये रजिस्टर्ड है। ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके नाम पे ऐसे दिखाई दे रहा है। और ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो टाइप में डिवाइड हो रहे हैं, डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अपने यहाँ अभी 97 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। मेरे पापा पुलिस में है, जॉब नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये कि स्टार्टिंग में पुलिस वालों को और वकीलों को कोई लोन नहीं दे रहा था, बैंक भी नहीं दे रहा था। क्या ही कर लोगे एट दी एंड, अगर इन्होंने कुछ बिगाड़, मतलब पुलिस वालों का और वकीलों का क्या ही बिगाड़ लोगे अगर कुछ लोन मतलब नहीं दिया भाई, कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए इनको लोन नहीं मिलता था। पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन्होंने लोन देती, क्योंकि इनको पता है कैसे निकालना है। वो प्राइवेट सेक्टर है, प्रॉपरली प्राइवेट बोला है, कंपनी एक्ट में आएगा, तो उनको पता है कि पैसे कैसे निकालना है। तो इसलिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन्हें लोन देती थी, जैसे वकीलों को और पुलिस वालों को। तो ये पर्टिकुलरली लोन देने के लिए आई हुई थी। और पहले जो भी घर बने 2010 के पहले, 2012-13 तक, पुलिस वालों के वकीलों के लोन अगर उन्होंने लिया है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरफ ही गए हैं, या फिर उनका फिर कुछ साटा लोटा होगा, फिर वो उनका चलेगा उनका। अब आई बात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूशन बोला है, उसके अंदर अब तुम्हारे को पहले ट्री डायग्राम तो पता होना ना। मतलब अगर मैंने आपको किसी आपके पूर्वज का नाम पूछ लिया तो आपको ऐसा ट्री डायग्राम लगेगा। अगर विदाउट उसके आपने अगर ये करना चाहा कि भाई ये भी याद रखता वो भी याद रखता, कैटेगराइज कर लोगे ना, सही रहेगा। जैसे आप अभी अमेजोन पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, तो लड़कियों का एक अलग सेक्शन है, उसमें कैटेगरी डिवाइड की है सब चीजों की। तो वैसे ही है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी कैटेगरीज है। तो देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो चार टाइप्स में डिवाइडेड है। एक डीएफआई है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, एक प्राइमरी डीलर्स होते हैं, और ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। ये नाम कट गया, वैसे भी आपको कुछ फायदा नहीं है, कटने दो, ऐसा कुछ है नहीं होता है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उसके अंदर आता है। ये आपका नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो भी उसी के अंदर आएगा, आपका नाबार्ड है वो भी उसी के अंदर आएगा। वो एनबीएफसी नहीं है, वो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है पता होगा, प्रगति करना है। तो फिर डेवलपमेंट के लिए सेंट्रिक है वो, तो वो उसमें आते हैं, और उसमें आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आती है। तो इसलिए ये ऐसे डिवाइडेड है, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, मुद्रा, नाबार्ड, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अलग है। प्राइमरी डीलर्स अलग है। वो प्राइमरी डीलर्स कहाँ पे होते हैं, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट के अंदर जो डील करते हैं, वो वाले सब चीजें वो उधर का पार्ट है। उसकी इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ ताकि क्यों अलग है ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और इन दोनों को क्यों रेगुलेशन सेम लाए गए अभी एट प्रेजेंट। तो अभी बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको करंट बताया कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का क्या करंट है। बैकग्राउंड था उसका कि डीएचएफएल का इश्यूज देखने में आए थे, स्कैम देखने में आया था, इसलिए रेगुलेशंस लगाए, उनको एनबीएफसी के लेवल पे लाया गया। अब आपको मैंने एक ट्री डायग्राम बताया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली क्या होता है। अब बात करेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैसे डिफर होती है, और वो पर्टिकुलरली होती है तो होती क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको बैंक में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पर्टिकुलरली क्या चल रहा है। अब ये भी एक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर ही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज उसके टर्म में ही था। कभी कभार
ऐसा बोल दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर एक कीवर्ड है और उसका ये जो एफ है, समझो ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। आईबीपीएस अभी उतना नहीं रहा है 2010 का समय कि कुछ भी पूछ ले, पर समझो पूछा गया। मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि नॉन बैंक मतलब एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन देखा था, उसमें ऐसा था कि ऐसा एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था एक पर्टिकुलर बॉडी का, कुछ भी हो सकता है, अभी मेरे को फैक्ट याद नहीं है वो, और ऐसा बोला गया था कि एफ का मीनिंग क्या है या फिर एन का मीनिंग क्या है, उसका फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया था। तो इसलिए जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो पूरा देखो कि वो पर्टिकुलरली क्या है क्या नहीं है, ऐसा आधा अधूरा लेके मत जाना। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का एक है कि वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, उसके नाम में दिया गया है कि वो एक कंपनी है करके। तो कंपनीज एक्ट के अंदर है 1956 के। अब वो डील क्या में करता है, कोई भी बोल सकता है कि भाई पर्टिकुलरली डील क्या में कर रहा है, वो स्टॉक शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह सब में डील कर रहा है। ये एक ब्रॉडली आइडिया रखो कि ये हर चीज में डील कर रहा है, ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं हमेशा कि क्या नहीं है। जैसे हम भी हमारे अंदर जब ढूंढेंगे तब हमारे को ये पता चलेगा कि भाई मेरी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं है, कंपेयर करके हम हमारे फॉल्ट्स जल्दी ढूंढ लोगे। तो एक्सेप्शंस ढूंढो कि पर्टिकुलरली है क्या। तो ये मैंने एक डेफिनेशन के हिसाब से बताया कि वो कंपनी है के अंदर है, वो शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिवेंचर वगैरह सबसे डील करता है। मैंने आज, आपको ये चाहिए क्या कि शेयर्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, मैंने आज नहीं लिया है वो, मुझे अभी क्लिक हुआ कि वो भी शायद लेना चाहिए था, मैं अगले बार ले लूंगा। मैंने आज कंपनी टाइप्स ऑफ बैंकिंग डिपॉजिट वगैरह लिया है, वो क्लियर करेंगे अगले बार। मेरे को जैसे फैक्ट्स दिखेंगे ना, मतलब ये एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिखेंगी कि भाई यहाँ लैकिंग है वगैरह, तो मैं वो लिया करूंगा। तो अभी ये पर्टिकुलरली इस चीज से डील कर रहा है। हाँ, अभी मैं आपको सोचने लगाने वाला हूँ, तुम 2 मिनट सोचना। It does not include any institution whose principal business is that of agricultural activity, industrial activity, the purchase or sale of any goods other than securities, or providing any service and sale, purchase, construction of immovable property. एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए मैं ये बता देता हूँ, नॉन बैंक जैसे मैंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बोला था, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहे थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से वो डील कर रहे थे, इसलिए वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नहीं है। पर ये डील नहीं कर सकते। क्यों लगता है आपको कि वो एग्रीकल्चर से डील नहीं कर सकते, इंडस्ट्री से नहीं? क्या लगता है रीजन क्या होगा? थोड़ा सोचो, अगर बिना सोचे बैंकिंग पढ़ो मतलब ये करोगे ना, कुछ फायदा नहीं होने वाला। जाते जाते आप मेरा नाम भी भूलने वाले हो। मैं छोड़ छोटू कि अभी आधे लोगों को मेरा नाम नहीं बताऊंगा, मैंने 1 घंटे पहले बताया था। भाई तेरे को पता है मेरा नाम? नहीं बताना मेरे को, शोर करता। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पारायण जैसा मत करो कि भाई एक लाइन से चालू करा पूरा आखिरी अध्याय तक मैं एकदम 52 अध्याय पढ़ के छोड़ूंगा, नहीं काम में आने वाले। जब तक हर एक लाइन का मीनिंग नहीं समझने वाला तब तक ध्यान रखो, ठीक है? तो क्यों लगता है कि एग्रीकल्चर को नहीं दे रहा हूँ अपन? कुछ भी बोलो यार, मैं भी बहुत फालतू बोलता हूँ, बताओ तुम। प्रॉफिटेबल नहीं, ठीक है, पर अच्छा ठीक है, वो भी एक रीजन। हाँ, और कोई? कंपनी का नुकसान हो सकता है, एग्रीकल्चर का, हाँ ये बात है। और क्या हो सकता है? हाँ हाँ, वो सही। और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। और कोई यहाँ से लड़कियों में से कोई बताना चाहता हूँ? कुछ भी बताओ, अरे यार कुछ सच में कुछ भी बताओ यार, मतलब मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम सोच पा रहे हो क्या। तुम एक बार वो साइकिल में आ गए ना, अगर पैडल नहीं मार रहे हो तो साइकिल नहीं चलने वाली आगे। मैं ऐसा खड़ा हो गया था साइकिल पे ऐसे ही, वो 1-2 सेकंड तक रही, फिर मैं गिर गया था फिफ्थ सिक्स में। तो पैडल अपने 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 को ही मारने हैं, कोई कितना भी पैडल, मैं कितने भी पैडल मार लूँ आपके, वो कुछ फायदा नहीं होगा। पैडल मारना मतलब लॉजिकल सेंस डेवलप करना। हाँ मतलब मेरे आवाज आ रही है ना वहां तक? पर मेरा ऐसा बोलना है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से पर्टिकुलरली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्यों डील नहीं कर रही है, और
इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से क्यों नहीं डील कर रही है, या फिर पर्टिकुलरली मतलब सिर्फ उसी से वो उसका प्रिंसिपल बिजनेस नहीं है बोलता, तो क्यों नहीं होगा उसका वो प्रिंसिपल बिजनेस। हाँ बराबर है, आरबीआई का। हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। आरबीआई के साथ में, ओके। आरबीआई से, आरबीआई डायरेक्ट फंड नहीं देती है पर किसी को। हाँ। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही बहुत सही। बराबर है। हाँ हाँ हाँ, ओके। इनडायरेक्टली, ओके। हाँ हाँ। हम्म। आगे 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 आगे, ओके ओके। तो कम से कम 4-5 लोग पाइडल मार रहे हैं, बाकी के लोग पाइडल मारना सीख जाओ थोड़ा थोड़ा कर। प्रिंसिपल बिजनेस इसलिए नहीं है, जैसे इसने बताया कि नाबार्ड है और बाकी चीजें हैं, और बैंक को है ना ऐसा बोला, मतलब कोई भी बैंक है, फॉरेन बैंक्स रहने दो, प्राइवेट बैंक्स रहने दो अपने इंडिया के, या फिर नेशनलाइज बैंक रहने दो, एक 40% का बनाया गया है कि उनका जो भी फंड है, जो भी उनके पास है, उसके 40% फंड उन्हें एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करके एक सेक्टर होता है, उसके अंदर देना ही देना है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एग्रीकल्चर होता है, और मतलब जो भी सोशल सर्विसेज रिलेटेड है, अम, वो सब उसमें आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। इसलिए एग्रीकल्चर को बाहर से बहुत जगहों से फंडिंग मिल सकता है, तो इसलिए एनबीएफसी उससे डील नहीं करती है। और एनबीएफसी का मकसद क्लियर है कि उनको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बनाना है, उनका इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, इसलिए भी एग्रीकल्चर पे वो ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि इतना कौन करेगा। और एक सच बताऊँ तो जो अपने फार्मर्स हैं ना, वो उतने एजुकेटेड नहीं होने की वजह से वो जो ये रहते हैं ना मिडल मैन, मतलब एकदम ऐसा कोई साहूकार रहता है उसके पास से फंड ले रहे हैं, बैंक से नहीं ले रहे हैं, तो उसके वजह से उनको लगे तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है वहां पे, पर उन्हें पता ही नहीं कि वो बैंक से डर जाते हैं, कोई नहीं जाना चाहता है। आपने, मैं शोर शॉर्ट बोल सकता हूँ, बहुत कम बार ऐसा देखा होगा कि बम दो मतलब एकदम भाई गांव का आदमी एकदम ऐसा लोन वगैरह लेने के लिए बैंक गया है करके, वो उनको घुमा देते हैं। जैसे मेरे को पहले हाउसिंग फाइनेंस बैंक वगैरह कुछ समझता नहीं था, जैसे मेरे को यूपीएससी के बारे में पहले स्टार्टिंग में पता नहीं था, मेरे को थर्ड से बुक पढ़ने लगा दिए गए थे, तो वैसे ही उनके साथ होता है, उनको लोन ही नहीं देते, उनको घुमा देते हैं कि भाई तुम्हारे को ये पर्टिकुलर नहीं है या वो पर्टिकुलर नहीं है उस हिसाब से। तो फिर इसलिए वो प्रिंसिपल बिजनेस नहीं है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, उनके पास और भी बाकी चीजें हैं फार्मर्स के पास, वो उधर से लोन लेना चाहिए उन्हें। तो फिर देखिए, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए भी अलग है एक बॉडी, वो वहां से पर्टिकुलरली फंड लेते हैं। और उतना ज्यादा फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैसी होती है पता है क्या, उनको लूपहोल्स पता है मार्केट में के, कि भाई जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनको फंड निकालते आता है, और ये जो बैंक ने जो एरिया छोड़ दिया है, जो ग्रे एरिया है, जैसे पुलिस वाले हो गए, वकील हो गए, या फिर जिनको फंड नहीं मिल रहा है, जैसे अभी बजाज फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा, मेरा भाई फोटोग्राफी के उसमें है, तो उसका जो कैमरा है वो सेकेंड हैंड है, और वो फाइनेंस किया गया है बजाज फाइनेंस की तरफ से, मतलब जो सेकेंड हैंड चीजें होती है वो भी फाइनेंस करके ले सकते हो। मतलब समझ रहा है, इनको एरिया पता है कि कहाँ सेंट्रिक करना है, अब कोई बैंक से फंड तो लेने नहीं जाने वाला हूँ। तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का एक अलग एरिया है, ये वहां फोकस करते हैं फंड लेने के लिए, मतलब ये इसे फंड दे दूंगा मैं। जो एरिया छोड़े, अभी इतने सारे बैंक हैं, उनको पता है कि इन्हीं के लेवल पे हम नहीं खेल सकते, तो ये अलग लेवल पे खेलेंगे कहा ना कहा, इसलिए वो उनका प्रिंसिपल बिजनेस नहीं होता है। और इंडस्ट्रीज को अच्छा बड़ा फंड लगता है, वो ऐसे छोटे मोटे में मानते नहीं है, और
मेच्योरिटी पीरियड ज्यादा रहता है उस हिसाब से। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई और हाउ लगा के पढ़ो, इंटरेस्ट आएगा धीरे धीरे। हाँ, तो जनरली दिस इंस्टीट्यूशन, ये ट्रेडिशनल जो डिमांड डिपॉजिट है, मैं आगे जाके डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट ये भी लेने वाला हूँ। सिर्फ अभी इतना याद रखो कि डिमांड डिपॉजिट के साथ डील नहीं कर सकते, और ये सोचते रहो बैक एंड पे कि क्यों नहीं लेते। इकोनॉमी के साथ एक प्यारी चीज है कि उसके टर्म में ही उसका मीनिंग होता है कहा ना कहा, कम से कम 60 to 70% केसेस में। तो फिर उसके टर्म को सोचते रहो कि भाई वो कीवर्ड क्या बोलना चाहता है। और बहुत सिंपल है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड जब अपने को एकदम डिमांड है, वो वाला डिपॉजिट है। एक क्लू ले लो इस चीज के लिए। अब वो कैनॉट, हाँ देखो ये 12 से 60 महीने, अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी यही रेगुलेशन लाया गया है। इसलिए बोला गया था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को एक लेवल पे ला दिया गया है करके। फिर ये 12 महीने से 60 महीने तक ही है। अब इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग के इनके नाम के अंदर ही है कि नॉन बैंकिंग है, फाइनेंशियल कंपनीज। अब वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते। वो सोचो कि क्यों क्यों नहीं ले सकते। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है उसका भी पार्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पेमेंट करने के लिए ये बनाई नहीं गई है, उसके लिए बैंक्स है। इसलिए ये चेक्स भी इश्यू नहीं कर सकते खुद के ऊपर कि भाई तुम किसी नॉन बैंकिंग, जैसे आप बैंक में जाते हो, आपने चेक दिया तो आपको पैसे मिल जाएंगे चेक देने के बाद, कराऊंगा वो तो नहीं। पर आप यही चीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में नहीं कर सकते हो कि भाई मेरे को चेक दो, मैं आपको चेक दूंगा और फिर आप मेरे को पैसे देना, वैसा नहीं है यहाँ पर। और ये डिपॉजिट इंश्योरेंस, नाम के अंदर मीनिंग है, नाम पे फोकस करो। डिपॉजिट करा हुआ पैसों पे इंश्योरेंस, फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये जो है ये आरबीआई का पार्ट है। और आरबीआई इसके अंडर है, इसके अंदर मतलब आरबीआई का सर्वस्व है इस पे, मतलब ये पूरा मैनेज करती है। और वो इसलिए होता है ना, क्योंकि जो भी डिपॉजिट आ रहा है बैंक में, जो भी लोगों का, तो ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस अभी इन्होंने लाया गया है, तो 5 लाख अगर आपके पैसे है बैंक में, सबके कुछ ना कुछ पैसे होंगे, अगर बैंक डूब गई, भगवान के होप से, अगर बैंक डूब गई तो आपके पैसों का क्या होगा। सपोजिटली एक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, रोते बैठो जिसका खाता है उसमें पर पंजाब नेशनल बैंक डूब गई, पहले तो डूबेंगी नहीं, नेशनलाइज बैंक है, बड़ी बैंक है, पर अगर डूब गई तो वहां पे पैसा था, तो अब उस पैसे का क्या हुआ, क्या लगता है। हाँ हाँ, एक लिमिट तक, पर वो लिमिट कितनी है, कितनी, अरे 5 लाख ही है, तुम पढ़ा है क्या। हाँ, तो 5 लाख तक लिमिट है कि भाई 5 लाख तक अगर आपका फंड है, अगर आपके 50 लाख भी है तब भी आपको 5 ही लाख तक मिलेगा, क्योंकि ये गरीबों के लिए लाया गया है पर्टिकुलरली कि भाई जो गरीब लोग है उनका अगर फंड है और उनके अगर पैसे चले जा रहे हैं, तो फिर इनको डिपॉजिट इंश्योरेंस कर देना। ये इसलिए आया था 2014 में, मोदी जी है, मोदी जी ने जनधन खाते खुलाए। फिर लोगों को अंदर से आने लग गया कि भाई हम पैसे तो भर रहे हैं, पहले तो 15 लाख रुपए आने वाले थे, आ गए, तो फिर वो तो आया नहीं। और फिर अब ऐसा चल रहा था कि भाई 5 लाख जो, मतलब सपोजिटली मेरा फंड है, गरीबों का हार्ड एंड मनी रहता है, अगर वो डूब गई बैंक, आता है दिमाग में कि भाई एक आधी बैंक डूब जाए, कुछ भी हो सकता है, रिस्क है। तो बोले ये एक बॉडी बनाई गई कि भाई इसके ऊपर हर एक जो बैंक है वो खुद उसमें पैसे डालती है, कस्टमर से पैसे नहीं लिए जाते इसके अंदर डालने के लिए, बैंक खुद डालती है इंश्योरेंस के हिसाब से, और इसका इंश्योरेंस आरबीआई देता है, आरबीआई इसको मतलब करता है सब चीजें, तो फिर ये फंड उन्हें मिल जाएगा वापस, ठीक है, मतलब 5 लाख तक। तो इसलिए इसमें भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ नॉन बैंकिंग, मतलब ये इसमें है ही नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का लेन देन ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एग्रीकल्चर ये प्राइमरी बिजनेस नहीं है इनका। और वो जो ये पर्टिकुलर जो स्कीम मतलब जो लाई गई है बॉडी, ये गरीबों के पैसों के लिए लाई गई है, इसलिए बोल। अब रेगुलेशंस कौन से है, अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई रेगुलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इसे कर रहा है। ऐसे याद रखो
अगर डायरेक्ट ऐसा याद रखोगे ना कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इसे रेगुलेट कर रहा है, तो याद नहीं रहने वाला थोड़े दिन बाद। पर अगर ऐसा याद रखा है कि ये कंपनीज एक्ट के अंदर है और इस कंपनी है और कंपनीज एक्ट के अंदर है, इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसे डील करता है पर्टिकुलरली। तो ये चीज है। बाद में फिर नॉन, जैसे मैंने आपको बताया था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो एक डिपॉजिट ले सकने वाली और दूसरी डिपॉजिट नहीं ले सकने वाली। तो वैसे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी दो इसमें डिवाइडेड है, एक डिपॉजिट ले सकने वाली और एक डिपॉजिट नहीं ले सकने वाली। अब एक टर्म आई थी जो न्यूज में बहुत चल रही थी कि भाई सिस्टमेटिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सिस्टमिकली, सिस्टम, पूरे फाइनेंस की सिस्टम और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की सिस्टम। तो सिस्टमेटिक इसलिए बोला गया, सिस्टमेटिकली इसलिए बोला गया था क्योंकि उतना इस पे रोल है उस चीज का। अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी इतने लोगों को लोन दे रही है ना, वो इतना बड़ा मार्केट है उनका कि अगर वो हल गई कहाँ से भी तो पूरा मतलब नेस्तो नाबूद करने की ताकत रखती है वो, कि भाई चीजें पूरी उल्टी फुल्टी हो जाएगी अगर डिसबैलेंस हो गया लोन में वगैरह बाकी चीजों में। एक तो पैसे डूब जाएंगे जो डिपॉजिट कर रहे हैं उनके, या फिर लोन नहीं मिलेगा, फिर लोन नहीं मिलेगा तो फिर घर नहीं बनेंगे, घर नहीं बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ गई फिर बाकी चीजें होंगी। तो वो सब रोकने के लिए ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जिनका 500 करोड़ के ऊपर का कार्यक्रम है, उनको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आता है। अगर ये डूबने वाली होती है, सपोजिटली एक आंधी नॉन बैंकिंग कंपनी जो 500 करोड़ की है और वो डूबने वाली है, तो उसको बचाने के लिए आरबीआई खुद आता है, उसका हीरो आरबीआई है। हाँ, जैसे मैंने अभी डिपॉजिट बोला था आपको, जैसे 1.5 घंटे का क्लास हो गया है, बोर हो रहा होगा सबको थोड़ा बहुत शायद, पर गरम गरम भी हो रहा होगा, देखो भी हो रहा है। पर देखिए मतलब थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ये छूट गया ना बेसिक, तो बाकी नहीं आने वाला और मैं चाहकर भी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर ये लेक्चर आप देख सकते हो, मेरे को बियर कर सकते हो और 2 घंटा, तो मेरे को नहीं लग रहा मैं खुद को बियर कर सकता और 2 घंटा। पर मैं इतना बता रहा हूँ कि अभी अगर ध्यान से देख लिया ना 15 मिनट और, मैं ये टाइप्स ऑफ डिपॉजिट जो है ना वो मस्त तरीके से क्लियर करके दूंगा आपको क्या है। ठीक है, तो फिर डिमांड डिपॉजिट होता है और टाइम डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता होगा आपके हिसाब से? मैं इतना बता रहा हूँ, हर जो इकोनॉमी रिलेटेड टर्म्स है उसके उसके टर्म्स में ही मीनिंग है। तो अब बताओ कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। यहाँ पे पढ़ के बताया तब भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को उसका रीजन चाहिए, मेरे को फैक्ट नहीं चाहिए कि भाई क्या लिखा है उसके अंदर ऐसा सेंस। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड मतलब सबको पता है, डिमांड मतलब क्या होता है। हाँ, तो वो वाले डिपॉजिट है वो, कि भाई जब भी डिमांड करोगे मिल जाएगा। तो उसमें भी दो टाइप्स है। पहले तो डिमांड डिपॉजिट है, ये कोई भी टाइम पे आप जाओगे बैंक में, आपको आपके सबके पैसे मिल जाएंगे। आपको पता है कि भाई आप बैंक में गए, आपने वो एक स्लिप वगैरह भरना पड़ता है, या फिर एटीएम में गए, आपको आपको पैसे मिल जाएंगे, वो डिमांड डिपॉजिट है। और एक होता है टाइम डिपॉजिट, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालते होंगे, आपके सबके घर वालों ने डाले होंगे, मेरे पापा ने भी डाला था, कि भाई एजुकेशन रिलेटेड फंड वगैरह के हिसाब से, भाई बच्चे को आगे जाके अगर कोई धंधा वगैरह करना पड़ा, बिजनेस वगैरह, उसके लिए पैसे जमा करना है कैसे न कैसे करके, फिक्स डिपॉजिट में 5-6 लाख डाल दिए, फिर वो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर धीरे धीरे करके साल के वाइज वगैरह। तो ये टाइम डिपॉजिट है, ये डिमांड डिपॉजिट है। इसमें कंपेरिजन में याद रखो, इसमें मेच्योरिटी का कोई पीरियड नहीं है कि भाई एक ऐसा, जैसे 12 महीने 60 महीने का मेच्योरिटी पीरियड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसमें वैसा नहीं है। आपके पैसे जब मन किया तब लेके जाना। जैसे आपने विल वगैरह सुना होगा, अपने घर वाले नहीं करते विल वगैरह, जो मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि भाई ये ग्रैंडफादर थे, उसकी एक बड़ी सी विल थी और वो वकील सुना रहा है कि भाई ये फंड है, ये आपको 5 साल बाद मिलेगा ये वगैरह। तो वो टाइम डिपॉजिट का कार्यक्रम, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं है। आज जाके मैं वो फंड नहीं ले सकता, अगर मैं लेना चाहूँ तो मुझे उस पर पेनल्टी लगेगी। तो वो टाइम डिपॉजिट होता है, इस पर कोई मेच्योरिटी नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है मेच्योरिटी में, वो भी बताओ। इस पे कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, एनी टाइम इसको विड्रॉ कर सकते हो आप, कितने भी, मतलब जो पैसे है आपके पास वही, अब वो कितना भी, मतलब ये मत समझ लेना कि कितना भी, जितना है उतना मिलेगा। फिर इस पे चेक इश्यू हो सकते हैं। नॉन बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्यों चेक इशू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट के साथ डील ही नहीं कर रही थी। इसलिए ये चेक इशू इस तभी हो सकता है जब ये डिमांड डिपॉजिट के साथ है, क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट के साथ का मेच्योरिटी पीरियड है, इसलिए। और इसलिए ये नॉन चेकेबल डिपॉजिट है। ओके, बाद में फिर टाइप्स, अब इसी के जो है डिमांड डिपॉजिट है, उसके दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और बाद में दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, बीकॉम करा है लगता है यहाँ पे बहुत लोग। तो करंट अकाउंट के साथ में ऐसा है कि भाई, इसमें ऐसा है कि लिमिट ही नहीं है, कितने भी ट्रांजैक्शन करो। एक बिजनेस होता है, उसके हजारों में मतलब ट्रांजैक्शन होते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं होता है। पर अब बैंक को भी चलना है, अगर ये सबके पैसे देती चली गई तो इसको क्या मिल रहा है एट दी एंड, तो इसके इसलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं मिलता है। समझो इसने लाखों रखे हैं इसमें, पर इसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन पे लिमिट ही नहीं है इसको। इसको वो एक फैसिलिटी मिली है कि भाई तू ट्रांजेक्शन कितने भी कर सकता, इसलिए फिर यहाँ पे नो इंटरेस्ट दिया जाता। ऐसा करती है बैंक पर्टिकुलरली इसके साथ। बाद में सेविंग अकाउंट के साथ में, सेविंग अकाउंट जो है ये हम जैसे लोगों का काम है, जो बिजनेस नहीं कर रहा है यहाँ पे, उनके पास करंट अकाउंट नहीं होता, मतलब कर रहा है उसी के पास करंट अकाउंट होगा, और कोई करंट अकाउंट नहीं करता है क्योंकि उसके इंटरेस्ट नहीं मिलेगा वगैरह सब चीज़ें। तो फिर सेविंग अकाउंट है, ये मेनली फॉर इंडिविजुअल जो हमारे जैसे है। अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, एसबीआई के अंदर आपने सुना होगा कि 2,000 रुपये रखना ही रखना पड़ते हैं। जीरो बैलेंस का वो होगा तो वो अलग चीज हो गई, पर 2,000 रुपये लगने लगते। वो 2,000 रुपये जो हम दे रहे हैं ना बैंक को, वो हम निकाल नहीं सकते, अगर निकाले तो पेनल्टी लगेगा। मतलब अपने पैसे बैंक के पास है, वो अपने से हर चीज के पैसे वसूलती है। जो अपने कार्ड्स वगैरह है, एटीएम कार्ड्स वगैरह, उसके भी पैसे साल के अपने ऊपर चार्जेस होते हैं, शायद से 400-500 रुपए। तो ये सब चीजें बैंक अपनी मतलब उसको भी चलना है, उसको भी मार्केट में सरवाइव करना है, तो उसके लिए ये चीज चलती है। तो फिर यहाँ पे जो अपना फंड है 2,000 रुपये, वो घुमा रहे हैं पैसे मार्केट के अंदर, वो किसी को लोन दे दे रहे हैं, उससे और फिर कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट को दे दे रहे हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट हो रहा है, ऐसा सब चीजें चल रही है। मतलब आप ना चाहते हुए भी अच्छा काम कर रहे हो, सिर्फ आपको पता नहीं है कि कर रहे हो क्या। तो ट्रांजेक्शन ऑन द नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे लिमिट है सेविंग अकाउंट पे, एक पर्टिकुलर, जैसे हम एटीएम से किसी ने पैसे अगर निकाले होंगे थोड़े ज्यादा, तो पता है कार्ड के हिसाब से थोड़ा चेंजेस होता है, पर 20,000 के ऊपर नहीं निकाल सकते, है ना। वो इसीलिए होता है कि भाई क्योंकि तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, नहीं तो फिर ज्यादा भी निकाल सकते हो। कोई एक आधा दोस्त आपका बिजनेसमैन ऐसा पकड़ के रखना जब ज्यादा पैसे निकालने के हो, उसके पास करंट अकाउंट सर सर का निकले, तो फिर सर का भी नहीं होगा करंट अकाउंट। अकाउंट्स अर्न इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट कमा रहे हैं, मतलब इसके ऊपर जो सेविंग अकाउंट है हमें इंटरेस्ट मिलता है। समझो मैंने 1,00,000 रुपए रखे हैं, तो उसके कुछ ना कुछ पैसे ऐड ऑन होंगे एक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ठीक है, फिर अब आता है रिकरिंग डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट सब सुन के सबको एकदम ऐसा लग रहा होगा जो अननोन होंगे ये टर्म के साथ, कि भाई रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या है। आईडी सबने सुना होगा मेरे हिसाब से, भाई आईडी डाली है मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरे नाम के लिए वगैरह सब चीजें, तो ये रिकरिंग डिपॉजिट है। तो इसमें महीने के कट्टे हैं, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, तो ये वाला अकाउंट है। और ये टाइम डिपॉजिट के अंदर आता, मतलब ये ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मेरी बीसी 1 साल बाद खुलेंगी, वैसे मेरी आईडी 2 साल बाद खुल रही, 3 साल बाद खुल रही, तो ऐसा सब सेटअप रहता है। ओके, तो फिर ये स्मॉल अमाउंट दिया जाता है इसमें, हाफ ईयरली, ईयरली, उस हिसाब से चीजें, जिसके पास जितने पैसे होते हैं वो उतने बैंक में डालता है। टू बी फ्रैंक, इससे बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं। मतलब मैंने देखा था कि कौन बनेगा करोड़पति में एक मैम आए थे, उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है, मतलब बाहर देश, मतलब ऐसे कहाँ से किया याद नहीं आ रहा, पर बाहर से किया था। तो वो बोल रहे थे कि भाई जो एक जगह में वो गांव में थे, तो वहां पे बैंक लाना थी उनको,
तो मेरे को समझा नहीं यार कि ये बैंक क्यों लाना चाहते हैं, इतना इंपॉर्टेंस है बैंक को क्यों देना चाहते हैं, या मोदी जी बैंक क्यों जनधन खाता क्यों खुलाना चाहते हैं, ये अपने को स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा था। पर बाद में मैंने सोचा कि ये पर्टिकुलरली क्यों हो रहा है, तो वहां पे ऐसा था कि समझो हमारी मम्मी वगैरह डब्बे के अंदर पैसे रखती है, तो वो पैसे बढ़ते नहीं है, और वो डब्बे के पैसे अगर किसी को मिल गए तो वो मम्मी को भी मिलते नहीं। वो अलग चीज चलती है। अभी ये जब ये हुआ था, नोट्स बंद हुई थी, तब पता चला था कि कितना पैसा घर पे है एक्चुअल, उसके पहले पता नहीं चला था कि कितना पैसा है। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ तो 10,000 दिए थे, फिर मम्मी ने बोले ये सब 500 के नोट है, इसका क्या करना है, मेरे चाचा कंडक्टर है, फिर वो उन्होंने वहां से जमा लिया था जुगाड़, तो फिर बैंक के लाइन में तभी लगना नहीं पड़ा था। नहीं तो मैं खुद उस टाइम पे 3 घंटे लाइन में लगाऊ, क्योंकि मेरे को मोबाइल लेना था, मेरे पास तब ऑनलाइन सेटअप कुछ था नहीं और मेरा मोबाइल खराब हो गया था। 3 घंटा मैं मोबाइल के लिए लाइन में लगा था, फिर कैश निकाले थे और फिर चीजें आगे बढ़ी मोबाइल लेने के लिए। तो फिर देखिए ये चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज पर्पजेस वगैरह उस हिसाब से चीजें चलती है। मेनली तुम्हारे अगर एरिया में बैंक है और आप अगर पैसे वहां डाल रहे हो, तो आपके पैसे एकदम से निकालने के लिए भी आप नहीं जाते कि भाई, एक बार सोचते कि भाई कौन जाएगा लाइन में लगेगा फिर पैसे निकालेगा। सेंस इतना है कि जितना मोबिलिटी ज्यादा करना पड़ रही है ना, उतना फिर आदमी के जान पे आता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सबके पास अभी अकाउंट है, सबके पास यूपीआई आईडी है वगैरह, मैं मान रहा हूँ, पर जो ये हम 10-20% की जनता या फिर 40-50% की जनता जो अपने मम्मी पापा है उनको अभी भी मैनेज करते नहीं आ रहा है यूपीआई, तो उनके फंड वैसे ही रह रहे हैं, और अगर आरडी के हिसाब से अगर उन्होंने डाली है तो वो और लॉन्ग टर्म तक रहेंगे। नहीं तो फिर हमें पता ही है कि घर के पैसे कैसे चले जाते हैं, मतलब ये आ गया वो हो गया फिर चले गए पैसे। तो फिर अब दूसरा अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट मतलब इसका पर्टिकुलरली एक पीरियड होता है, उसके पहले पैसे नहीं निकाल पाओगे, इसके ऊपर चेक इशू नहीं होंगे, क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट में गया है इसलिए। और ये फिक्स डिपॉजिट का पीरियड होता है 7 दिन या फिर 10 साल। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते कि क्या आए हैं, मतलब पर्टिकुलर। अब अटेम्प्ट करो और सोचना पहले कि, मतलब मैं सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं देना चाहता कि इसका आंसर सबको आए, मैं ये चाहता हूँ कि लॉजिकल सेंस डेवलप हो कहाना का। इसका आंसर दिया है वहाँ पे, मेरे को रीजन चाहिए, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, आंसर दिया है मैंने। न्यूज़पेपर तभी पढ़ो, रीडिंग हैबिट इतनी स्लो है, मतलब रीडिंग मस्त चल रहा है सबका। न्यूज़पेपर तक अरे हेडलाइंस पढ़ा करो, एक पॉइंट के बाद में जब स्टोरी समझ में आ जाएंगी ना, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कम से कम 25% लोग होगा जिसको पॉलिटिक्स मत समझता होगा कि भाई राष्ट्रवादी क्या कर रही है, शिवसेना क्या कर रही है, कैसे मंत्री घूम रहे हैं, सब पता होगा। तो वो इसलिए पता है उसको क्योंकि वो बैठक में बैठा है। जो गांव के लोग हैं उनको बैठक पता है कि भाई वो ऐसे चबूतरे पे बैठे हैं, उन्होंने प्रॉपर सुना है सब स्टोरीज की, ऐसा हो रहा है, अजीत पवार ये कर रहा है, वो बोला है, ये बोला है। तो वैसे ही उस हिसाब से हेडलाइंस देखो, एक पॉइंट के बाद में जब इकोनॉमी समझ में आ जाएगा ना, शेयर मार्केट वगैरह बहुत सारे जरिए हैं पैसे कमाने के, सिर्फ थोड़ा समझ जाओ। तो क्या लग रहा है इसका आंसर क्यों वही होगा? हाँ मतलब पेनॉट इशू, हाँ डिमांड डिपॉजिट इशू नहीं करता, वो वाला रीजन। और कोई दूसरा रीजन सोच सकता है कि इस चीज को पीछे? अरे एक ही रीजन है, दूसरा है ही नहीं वो मत। एक ही रीजन है कि वो डिमांड डिपॉजिट के साथ डील ही नहीं करता, और वो डिमांड डिपॉजिट के साथ क्यों डील नहीं करता? क्योंकि उसको मेन है कि वो बिजनेस में है, वो बैंक की तरह नहीं कर रहा है, वो बैंक से अलग उसका एरिया है, ग्रे एरिया। वो टर्म डिपॉजिट में खेलेगा, वो टर्म डिपो क्योंकि फिर उसके पास चॉइस ही नहीं है ना, अगर वो बैंक के जैसा करने लग गया तो फिर उसको वो बहुत, उसके पास पैसा ही नहीं है उतना कि वो इतना सब कर सके। और एक सेकंड क्वेश्चन है, आरबीआई करेंगे क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ही देखती है,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास इतना टाइम नहीं है, निर्मला सीतारमन के पास और अच्छे काम है बजट खराब करने के हिसाब से, तो वो भी करेंगे। सेबी पर्टिकुलरली, सेबी जो है वो डील कर रही है मार्केट वगैरह जो है उससे डील करेंगी। जब मैं आपको कोई ऑप्शन मतलब एमसीक्यू दे रहा हूँ ना, तो मे भी आपको आंसर मिल जाए, पर वो बाकी के ऑप्शंस जो है ना उसको भी सोचा करो कि ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग है करके। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड जो होती है ना, जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे कि भाई ये इसलिए नहीं है, तो आपका माइंड वर्क अलग करता है तरीके से, और उस चीज के पास होता है वो सोचते समय। आरबीआई है, सेबी इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिक्योरिटीज बॉन्ड वगैरह वो वाली चीजों से डील करता है, शेयर मार्केट से डील करता है। नाबार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वो पर्टिकुलरली इस फील्ड में ही नहीं आता है कि भाई वो इस चीज से डील करे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है नहीं क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई है। तो ऐसे वन वर्ड पे फिक्स मत रहो, एक वन लाइन बनाओ उसके रीजन के पीछे, फिर चीजें याद रहो। हाँ, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये कि वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, इसलिए। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है। हाँ, ये आरबीआई में अभी चालू नहीं कर सकता, आरबीआई बहुत बड़ा है। सिर्फ मैं इतना बता सकता हूँ क्यूरियोसिटी बनाने के लिए अगले क्लास के लिए। आपको पता है कि पहले ये सवाल पूछते हैं छोटा सा, कि अपने पास जो नोट है, 10 की नोट, 50 की नोट, उसके ऊपर साइन किसकी? गवर्नर की साइन है। और जो 1 रुपए का नोट है उस पर किसकी साइन? किसकी? हाँ, वहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन है। तो ऐसा क्यों है? हाँ हाँ, पर क्यों दिया गया है? मतलब मेरा ऐसा बोलना है कि अगर पहले तो अपने इधर जितने भी पैसे इश्यू किए जा रहे हैं बैंक, मतलब बैंक की तरफ से, वो सब आरबीआई कर रहा है। ठीक है, इश्यू बोल रहा हूँ मैं, इश्यू। और दो जिम्मेदारी मतलब इसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर। एक तो 1 रुपए की नोट की, उस पर उसकी साइन होंगी। और जो कॉइन्स बनते हैं वो अभी भी मतलब गवर्नमेंट की बनाती है, वो आरबीआई सिर्फ इश्यू करती है। इश्यू करना मतलब मार्केट में लाना। ठीक है, तो रीजन क्या हो सकता है? आपका रीजन सही है, पर मुझे और एक अच्छा आंसर चाहिए। 1 रुपए की नोट क्यों फाइनेंस सेक्रेटरी साइन कर रहा है और आरबीआई नहीं कर रहा है, गवर्नर नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा होगा? और इसके बाद मैं एक मस्त फैक्ट बनाने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ो, 2 घंटे में खुद को बोर हो जाता हूँ, इतना क्या बता। ठीक है, 1 रुपए की नोट पे इसलिए साइन है क्योंकि गवर्नमेंट को उसकी इज्जत रखना है, कि भाई मेरा पैसा है, तू सिर्फ काम करने वाला नौकर है। 1 रुपए के वैल्यूज में ही सब डिविडेंड बने, डिविडेंड मतलब जो भी नोट्स बने हैं वो उसी के ऊपर बने हुए। 1 रुपए के आगे ही बाकी चीजें चल रही है। अब एक फैक्ट पूछना चाहूंगा, कितने मतलब वैल्यू का डिनोमिनेशन का कॉइन बन सकता है? मतलब 10 रुपए का कॉइन देखा हूँ, 20 का, 100 का, 50 का देखा हूँ कॉइन आपने। क्या पता, मेरे को 100 का याद नहीं है पर कॉइन वगैरह 100 तक के। आपको क्या लगता है सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन कितना होगा कि जिसका कॉइन बन सकता है? 1000 का बन सकता है। ये भाई के लिए मेरे को अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और इसको सब पता है। तो 1000 का कॉइन बन सकता है। और नोट कितने वैल्यू की बन सकती है सबसे बड़ी? 10,000 की बन सकती है। तो फिर उसने मजा खराब कर दिया। पर मैं कुछ ना कुछ लाऊंगा इस पे भी। तो 10,000 की नोट बन सकती है, और 10,000 रुपए का कॉइन बन सकता है। और 10,000, जिस दिन 10,000 की नोट बनने लग जाए ना, उस दिन समझ लेना कि अपनी इकोनॉमी खड्डे में जाने वाली। क्यों बोल रहा हूँ? आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी बड़ी नोट है तो अच्छा हो रहा होगा सब चीजें। वैसा नहीं है, क्योंकि एक रेशो होता है। कितना ढूंढ के लाओ, इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाओ। अभी अगर मैं बता दूंगा तो फिर अगले क्लास के लिए क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। मैं वेब सीरीज का लॉजिक इस्तेमाल करता हूँ, आधे पे स्टोरी एंड करता हूँ, अगले टाइम वो वाली स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। ढूंढ के लाना मतलब सोचना कि
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 10,000 की नोट जिस दिन छपना चालू हो जाएंगी अपने इंडियन इकोनॉमी में, उस दिन समझ लेना कि इंडिया का दिवाला निकलने वाला है कैसे न कैसे करके, या कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक हुआ है। अपने इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, टू बी फ्रैंक। इतना बुरे सिचुएशन में आके भी लोगों ने फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाने, आगे सोच लेना। थैंक यू। मैंने आज मेरा चश्मा नहीं पहना है और दिख नहीं रहा था मुझे, मुझे आधे लोगों के चेहरे भी नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे को ही पता है मैंने कैसे क्लास लिया है। तो थैंक यू मेरे को बियर करने के लिए। Thank you.